सबसे बड़ा एक जो थ्रेट भारत के लिए है, जिसको मैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहता हूँ हाल फिलहाल के दिनों में, वो एक है इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन। इस्लाम विदाउट पॉलिटिक्स इज नथिंग। तो एक उनका मानना ये है कि सोसाइटी का, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो शरिया के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इस्लामी निज़ाम कायम करना है आपको, क्या जो कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफ जो मदीना चार्टर जो था, या फिर आप निज़ाम मुस्तफ़ा कह दीजिए, या फिर एक इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कायम करना है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये जो कैलिफेट बनाने की कवायद, और खलीफा वहाँ खड़ा होता है, यहाँ से लोगों का जो है श्रद्धा शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो ईरान के अंदर जो वॉर हो रखा है जैसे, तो उसमें लाखों देश के शिया जो हैं, सर से आपका कश्मीर के शिया, पढ़े लिखे लोग हैं, सब बिजनेस फैमिलीज़ के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है। वो लोग जो है पूरा एक कहते हैं ना, एक तरह से अपनी पूरी लॉयल्टीज़ वहाँ पर बताते हुए और पूरा अपनी निष्ठा वहाँ बताते हुए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 600 करोड़ से ऊपर का चंदा गया है यहाँ पर ब्लास्फेमी की केस के मामले के अंदर। इस तरह के जो खासतौर से गुस्ताख नबी वगैरह इन मामलों के अंदर धमकी दी है, तो वहाँ पर एक्शन होना ही होना है, ये आप मान के चलिए। और ऐसे एक नहीं, तकरीबन 40 से 50 कत्ल हुए हैं देश के अंदर उन्हीं मुसलमान के एपिसोड के बाद। प्रिंसिपल्स, इंस्टीट्यूशंस है, तबलीगी जमात, ये कैसे एक्ट करते हैं रेडिकलाइजेशन फैलाने में? और पूरे साउथ एशिया का जो टेररिस्ट मूवमेंट है, जो रेडिकलाइजेशन मूवमेंट है, उसकी जो लीडरशिप जो आती है वो देवबंदियों से आती है। जैश ए मोहम्मद के जो का जो चीफ है, वो जब फर्स्ट टाइम इंडिया आया था, वो कहाँ गया था? वो भी सहारनपुर देवबंद गया था। दुनिया भर की तमाम तरह की सेनाएं बन गई, आप करणी सेना, फला सेना, सनातन सेना, आप देखेंगे सब कुछ। लेकिन क्या आपने इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये जो कम्युनलिज्म के मुद्दे हैं या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, इस पर एक्टिव होते हुए देखा? क्या आपकी जो चोल साम्राज्य था दक्षिण के अंदर, वो तो गए थे पूरा जावा, सुमात्रा, मलय, वहाँ पर अपनी नेवी लेकर के और पूरा कॉन्कर किया था। डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर भी काफ़ी बात होती है, तो आपको क्या लगता है 10-15 ईयर्स में सोशल फैब्रिक इंडिया का चेंज होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे इवॉल्व होगा? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर अभिनव। नमस्कार, थैंक यू। हम ना क्वाइट ऑफन कुछ चीज़ों पर डिस्कस नहीं करते हैं, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स, स्पेशली जब उसमें रिलीजन इन्वॉल्व हो, तो रेडिकलाइजेशन उसमें से एक है। तो आपके हिसाब से जो रेडिकलाइजेशन होता है, तो क्या ये आइसोलेटेड आइडियोलॉजिकल इवेंट्स होता है, इंसिडेंट्स होता है कभी कभी का, या एक इकोसिस्टम ड्रिवन प्रोसेस रहता है ये? आपने क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, मगर लैंग्वेज उसके लिए बहुत एकेडमिक काम में लिए, बट डेफिनेटली आई एम इक्वली कंफर्टेबल विद बोथ, यू नो। देखिए, ऐसा है कि कंफर्टेबल हम लोग नहीं होते हैं, ये बात सही है, मैं मानता हूँ उधर से। लेकिन प्रॉब्लम ये की बात है कि जब किसी भी चीज़ में राजनीति आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, तो फिर आदमी अपने एक ऐसे कंफर्ट जोन में चला जाता है कि वो किसी भी ऐसे इशू को उठाना नहीं चाहता कि जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इमेज पर कोई दाग लगेगा। और ख़ास तौर से जब आप एक ऐसी सोसाइटी में है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर हर चीज़ जनता के वोट्स पर डिपेंड कर रही है, वहाँ पर कुछ चीज़ें लोगों को बुरी लग सकती हैं, बिकॉज इंसान एक इमोशनल कैरेक्टर है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे लिए रेडिकलाइजेशन प्योरली एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ठीक है ना। तो अब वो एक रिलीजियस सिस्टम से आता है या नहीं आता है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम अ सिक्योरिटी एनालिस्ट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन सत्य ये है कि अगर वो रिलीजियस इकोसिस्टम से आता है, जो कि एक फैक्ट है, कहते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमें उसको ईमानदारी से उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए, जहाँ तक भारत की बात है और अगर आप रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक मतलब अगर हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, तो सबसे बड़ा एक जो थ्रेट भारत के लिए है, जिसको मैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहता हूँ हाल फिलहाल के दिनों में, वो एक है इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन। उसको लेकर के वो थ्रेट आता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया, इस्लामिस्ट, इस्लामिज़म या इस्लामिस्ट। मैंने इस्लामिक वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं इन दोनों के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन करता हूँ। जब आप इस्लामिक वर्ड यूज़ करते हैं तो आप बात करते हैं प्योरली रिलीजन की, ठीक है, जिसके अंदर जनरली हम लोग एक जो मुस्लिम इकोसिस्टम से बाहर के लोग हैं, हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आप सब रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, ज़कात करिए और आपका हज करके आइए, ये 5-6 पिलर्स हैं और ये आपका रिलीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये ट्रेडिशंस है कैसे, इससे किसी को कोई समस्या भी नहीं है, ठीक है, ये। लेकिन ये बात हम लोग करते हैं। अब प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अब ये बात जो है कौन सोचता है,
सिस्टम के बाहर के लोग सोचते हैं, मतलब क्या, इस्लामिक इकोसिस्टम के बाहर के लोग सोचते हैं कि साहब जो है कंपोनेंट्स इस्लाम के यही हैं, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज वगैरह, और उसमें करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द इससे स्थापित होगा, गंगा जमनी तहजीब है, ये है। लेकिन उस सिस्टम के, ये बात कौन सोच रहा है, जो एक उस सिस्टम के बाहर का व्यक्ति है, जो कि नॉन मुस्लिम है, ठीक है, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े अफसर हों, पॉलिटिशियंस हों, ये। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उस सिस्टम में रहने वाले लोग इससे एग्री, आपके इस व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैंने बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े क्लरिक से बात की, वो एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अब अगर एक सिंपल सी बात है, आज अगर भागवत गीता या फिर जो है अगर आपको रामायण पर जानना है, तो आप जो बात कहेंगे वो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या बनारस का, काशी का कोई पंडित जिसने अपना पूरा जीवन इसको अध्ययन करके बिताया है, डेफिनेटली उसकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो अथॉरिटी है। जैसे अगर मैं काउंटर टेररिज्म पर बात करता हूँ तो ठीक है, मेरी बात की एक वैल्यू है बिकॉज मैंने इसमें काम किया, उसी तरीके से उस सब्जेक्ट के ऊपर उसकी बात इंपॉर्टेंट है जिसने काम किया। लाइकवाइज जो अगर आप क्लरिक्स से, मौलवियों से बात करेंगे आप जो इस्लामिक सिस्टम के अंदर, तो वो कहते हैं कि साहब इस्लाम इज़ इनकम्प्लीट विदाउट पॉलिटिक्स। वो ये कहते हैं इस बात को साहब। मेरी कई सारे वहाबी अहले हदीस के जो क्लरिक्स हैं, जिनको वैसे तो डिफरेंसेस हैं सलफ़ी वहाबी अहले हदीस के अंदर ही, बट आप मान के चले मोटे तौर पर इंडिया में इनको लगभग एक ही मान लीजिए, उनसे मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि साहब इस्लाम विदाउट पॉलिटिक्स इज़ नथिंग। तो एक उनका मानना ये है कि सोसाइटी का, आपकी ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो शरिया के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ सोते हैं, शादी कैसे करते हैं, ये जो माइनर एस्पेक्ट्स हैं वो हो, या फिर सरकार कैसे चलती है, आपका जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है, आप टैक्स कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें शरिया के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। अब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि जमात इस्लामी, मुस्लिम ब्रदरहुड, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत ज़बरदस्त होल्ड है इनका सोसाइटी के ऊपर। वो लोग भी यही बात प्रोपोगेट करते हैं कि एक इस्लामी निज़ाम कायम करना है आपको, क्या जो कहते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफ, जो मदीना चार्टर जो था, या फिर आप निज़ाम मुस्तफ़ा कह दीजिए, या फिर एक इस्लामिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कायम करना है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये जो कैलिफेट बनाने की कवायद, और खलीफा वहाँ खड़ा होता है, यहाँ से लोगों का जो है श्रद्धा शुरू हो जाती है, लोग यहाँ से जाके सीरिया में ज्वाइन करते हैं। वॉर ईरान में चल रहा है, आप देखेंगे कश्मीर से यहाँ पर जो है सारी जो शिया लॉयल्टीज़ जा रही हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ शो करती है कि लोग भी इस चीज़ में, जो फॉलोअर्स हैं, बिलीव करते हैं कि साहब जो इस्लामिक सिस्टम के अंदर की सरकार, समाज भी हमारे रिलीजियस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो अब जो विलायत फ़ाकी है, जैसे जो ईरान का चीफ है, ठीक है, वैसे तो वो रिलीजियस लीडर है, लेकिन वो कंट्री भी संभाल रहा है, लेकिन लोग उसको मान रहे हैं ना, क्या। तो ये चीज़ें हैं। डेफिनेटली रेडिकलाइजेशन सर्टेनली एक इकोसिस्टम से आता है, क्योंकि जब, जैसा कि मैंने अभी ये बताया कि कि आपका जो है ना, जो इस्लामिक सिस्टम है, उसके अंदर स्क्रिप्चर्स वगैरह को अगर आप जा कर के देखें, सब कुछ उनकी क्लरिक्स से, मौलवियों से बात करें, तो ये बात बिल्कुल साबित होती है कि जो है इस्लामिक सिस्टम जो है पॉलिटिक्स को गवर्न करने की बात करता है, ठीक है। ये बात साबित हो जाती है, ठीक है। अब कुछ लोग बात करेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये तो वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ठीक है सर। तभी देखिए, और सही बात तो है कि अगर 100 लोगों में से 95-96% लोग जिस बात में यकीन करते हैं, अल्टीमेटली इफेक्टिवली वही बात होती है। अब अगर कोई 1-2 लोग अगर कुछ तर्क लेकर के आ जाए, नहीं साहब ऐसा तो है ही नहीं, थ्योरेटिकली, अगर वो शायद उसको कुछ मेहनत करके, जोड़ तोड़ करके, जो कि यहाँ तो वो भी बड़ा मुश्किल है जोड़ तोड़ करके प्रूव करना, अगर वो प्रूव भी कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि इफेक्टिवली जो 95-96% लोग जिस बात में मानते हैं वही बात लागू होती है। अब जैसे कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में वापस सरकार में उसकी वापसी हुई, ठीक है, वो वापस पावर में आया, मुनव्वर राणा जैसे पोएट जो थे यहाँ पर, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कोई अनपढ़ जाहिल लोग तो नहीं है ना, मुनव्वर राणा तो बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा ख्यातनाम कवि था देश का, आप ऐसे लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अभी जो वहाँ पर जो ईरान के अंदर जो वॉर हो रखा है इधर से, तो उसमें लाखों देश के शिया जो हैं, सर से आपका कश्मीर के शिया, पढ़े लिखे लोग हैं, सब बिजनेस फैमिलीज़ के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है। वो लोग जो है पूरा एक कहते हैं ना, एक तरह से अपनी पूरी लॉयल्टीज़ वहाँ पर बताते हुए और पूरा अपनी निष्ठा वहाँ बताते हुए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 600 करोड़ से ऊपर का चंदा गया है यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर अगर कोई घटना हो जाती, राजस्थान में जैसे कोई बाढ़ या भूकंप आ जाती, क्या कश्मीर की शिया कम्युनिटी की तरफ से या वहाँ की जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से 6 करोड़ रुपया भी यहाँ पर दान के लिए आता? क्या नहीं आता, साफ सी बात है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि डेफिनेटली इस्लामिक सिस्टम के अंदर
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टीज एग्जिस्ट करती हैं। एक उम्मत नाम की चीज़ है, उसका हेड होता है खलीफा, या आप शियाओं में जाए तो वहाँ पर जो है इमाम कह दीजिए, विलायत फ़ाकी कह दीजिए। हालांकि विलायत फ़ाकी या आयतुल्ला मीन्स साइन, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, वो एक डिवाइन कैरेक्टर मानते हैं उसको। जैसे इमाम तो 12वां इमाम था, वो गायब हो गए, मतलब ऐसा मानते हैं लोग, उसके बाद से कोई इमाम नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करती है कि वो एक उनका जो कहता है ना, उनके सिस्टम से ये चीज़ें निकल करके आती है। अब आप उसको अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको अवॉइड करते रहे तो आपकी चॉइस है, समस्या बढ़ती जा रही है। और भारत में तो खास तौर से ये समस्या अति विकराल रूप धारण कर रही है जैसे, और आगे इसके बड़े गंभीर नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। हम और भी बात करेंगे इसके ऊपर। तो आप बोल रहे हो कि जो ये लॉयल्टी है, ब्रदरहुड वाला लॉयल्टी हाँ, है, चाहे मुस्लिम किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, वहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो उनका सिंपैथी इंडिया के अंदर से भी आपको देखने को मिलता है। इसमें बियॉन्ड, इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड जियोग्राफीज, द ब्रदरहुड ट्रांसेंड्स बियॉन्ड कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट। तो इसीलिए पैलेस्तीन में अगर कुछ हो रहा है तो यस, भाई आप देखिए ना, हालांकि देखिए नेचुरल लेवल पर तो वो सिंपैथी आपके, अगर आपके जैसे या आपके करीबी व्यक्ति के साथ कुछ दुनिया में कहीं भी होता है, आपकी एक ज़ाहिरा तौर पर आपकी एक सिंपैथी होगी, ठीक है ना, कि भाई सपोज अमेरिका में बैठे हुए हिंदूज के साथ भी अगर कुछ हो रहा है तो एक सिंपैथी आपकी होगी। लेकिन वो एक ह्यूमन सेंटिमेंट है। लेकिन उसके लिए जब कोई रिलीजन प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल तरीके से कानून बना करके उसके ऊपर बात करता है तो वो एक फिर अलग, उसका डायमेंशंस अलग हो जाते हैं। जैसे कि सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, उसके लिए फतवा निकला ईरान से, अटैक होता है आपका लंदन के अंदर। शार्ली हेब्डो के जो कार्टून्स जो थे, शार्ली हेब्डो के कार्टून्स, पेरिस में मामला था, आपको पता है उसका सबसे बड़ा उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था, जो है ना सर से आपका गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा वाला जो प्रदर्शन, जो लब्बैक मूवमेंट का जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था पता है आपको? साउथ एशिया में, उदयपुर में। उदयपुर में सबसे बड़ा प्रदर्शन उसका उदयपुर में हुआ था, और मैं उस दिन यहीं शहर में ही था। तकरीबन आई थिंक लाखों लोग यहाँ पर काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, और बहुत चेटक सर्कल एक जगह है यहाँ पर, और बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई थी, जैसे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ का कोई लोकल व्यक्ति है, उसका क्या लेना देना चार्ली हेब्डो में क्या हो रहा है, आपको वहाँ पर जानता भी नहीं होगा उससे पहले, क्यों सिंपैथी जा रही है? क्यों? कुछ न कुछ एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन है। देखिए नुपुर शर्मा ने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो एक अलग बहस है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब वो कहाँ बोल रही है? उदयपुर का एक लोकल जो है यहाँ का मुस्लिम लड़का उठ के खड़ा हो जाता है और जा करके अपने पड़ोसी या उसका नज़दीकी जो भी और उसका मित्र था कन्हैया लाल जी की गर्दन जाके वो काट देता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है। देखिए बात यह कि जब नुपुर शर्मा के ऊपर आरोप लगा ब्लास्फेमी का, ब्लास्फेमी यहाँ पर जो बोलते हैं कि भाई नबी की शान में अगर आप कुछ या इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं क्या, तो फिर वो एक सबसे बड़ा गंभीर अपराध माना जाता है जैसे इनके। और ये ऑफ लेट ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप हुई है। पाकिस्तान में तो जैसे ब्लास्फेमी के ऊपर अलग अलग उसके फॉर्म्स है, मृत्युदंड की सज़ा है, आसिया बीबी को भी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो ब्लास्फेमी की जब बात आ जाती है तो इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द मुस्लिम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि भाई ठीक है आप इनका सर तन से जुदा करो, ठीक है। तो उसी तरीके से वो नुपुर शर्मा ने बोला, और यहाँ पर फिर जो है वो उसको उसने अंजाम दिया, क्योंकि ये लोग ड्यूटी मानते हैं उसका। हाँ, वो अपना फ़र्ज़ मानता है, फ़र्ज़ अदायगी कर रहा है वो, तो ठीक है। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो व्यक्ति उसने डायरेक्टली ब्लास्फेमी भी नहीं की थी। ब्लास्फेमी का आरोप लगा था नुपुर शर्मा के ऊपर, क्या कि इस्लाम की शान में, नबी की शान में आपने गुस्ताखी की है। अब उसने जो था कन्हैया लाल जी, उन्होंने तो शायद कोई सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट वगैरह ऐसा कुछ डाली होगी, तो वो डायरेक्ट ब्लास्फेमी उसने की भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व था। उसके बाद जो है उस पर इसने हमला किया और उनका कत्ल किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कि जब वो यहाँ पर लोकल पुलिस वगैरह को इनको इन्फॉर्म करने गए जाके, तो यहाँ पर ऐसे मतलब अनपढ़ अशिक्षित टाइप के अधिकारी बैठे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपको किसी ने ब्लास्फेमी के केस के मामले के अंदर इस तरह के जो खास तौर से गुस्ताख नबी वगैरह इन मामलों के अंदर धमकी दी है, तो वहाँ पर एक्शन होना ही होना है, ये आप मान के चलिए। और ऐसे एक नहीं, तकरीबन 40 से 50 कत्ल हुए हैं देश के अंदर नुपुर शर्मा के एपिसोड के बाद। अब यहाँ तो समस्या ये कि आपके यहाँ पर जो बड़े बड़े अफसरान, कन्हैया लाल जी के समय की बात बताता हूँ, यहाँ पर जो बैठे थे
आईजी, एसएसपी वगैरह, यहाँ पर एसपी वगैरह जो थे, उनको दे हैड नो गॉड डैम टाइम टू मीट दिस फेलो। उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं थी, वो अपने दूसरे कामों में उलझे हुए थे। आई थिंक किसी डीएसपी के पास वो गया, उसने बात को खारिज कर दिया, किसी बीजेपी के लोकल नेता के पास गया, उसने भी बात को खारिज कर दिया, बाद में छोटा मोटा एक्शन हुआ, वापस वो लोग सारे सरकार के सिस्टम के अंदर वापस आ गए, वो डीएसपी वगैरह सब लोग बेगुनाह साबित होकर के। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि डिफरेंस क्या होता है, बरेलवी क्या होता है, देवबंदी क्या होता है, ये ब्लास्फेमी चीज़ क्या है। पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस आपका एक एग्जाम पास करके आ गए, उसके बाद ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। देवबंदी के बारे में आपने बात किया, ये जो प्रिंसिपल्स इंस्टीट्यूशंस है, तबलीगी जमात, देवबंदी, ये कैसे एक्ट करते हैं रेडिकलेशन फैलाने में इंडिया में? देखिए, ये अलग अलग फ़िरके हैं कि मैं आपको बताता हूँ। साउथ एशिया के अंदर आप मान के चलें तकरीबन 85% मुसलमान आपका जो है वो मानता है, बरेलवी इस्लाम को मानता है, जिसको आप मोटे मोटे तौर पर सूफ़ी इस्लाम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बचा हुआ है वो मोस्टली जो है वो तो देवबंदी हैं, है ना, और उसमें कुछ एक परसेंट आपका लेटली ये अहले हदीस सेगमेंट को भी मानने लगे, जिनको जनरली हम लोग वहाबी भी कह देते हैं, कई जगह कश्मीर वगैरह में सल्फ़ी भी कह देते हैं ये लोग। फ़र्क इनमें ये है कि जो बरेलवी जो है वो लोग ये पीरों मज़ारों को इसमें मानते हैं, सूफ़ी संतों में मानते हैं, ऐसे उन लोगों का ये है, ठीक है ना, और वो यहाँ पर बड़े पुराने निवासी हैं यहाँ के। देवबंदी जो है वो एक रिलेटिवली नया मूवमेंट है, तकरीबन 150 साल पुराना उसका इतिहास है। इधर से 150 से कुछ ज़्यादा मान लें। 1867 के अंदर एक गंगोही और ननौतवी करके दो मौलवी थे जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया था। और उसके पीछे अगर आप जाएं तो जब मुग़ल डिक्लाइन हुआ तो दिल्ली में एक शाह वलीउल्लाह नाम के वो एक सेंट रहते थे। वैसे तो वो सूफ़ी थे मगर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स विचारों के थे क्या से ना। तो वो ये कहते थे कि मुसलमानों का और मुगल्स का जो ख़ास तौर से डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक गए थे। उन्होंने हिंदुओं के साथ मेल मिलाप बहुत बढ़ा दिया था। वो दरगाहों मज़ारों पर जाकर के दिया जलाते हैं हिंदुओं की तरह। तो उनको अपनी वापस इस्लामिक प्योरिटी को रिटेन करना होगा, ये दिए हुए जलाना बंद करें, अपनी वापस ऑर्थोडॉक्स लाइन पर आ जाएँ। तो उससे वो थॉट प्रोसेस शुरू हुआ। अब शाह वलीउल्लाह का जो बेटा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसका शिष्य था सैयद अहमद बरेलवी। ये सैयद अहमद बरेलवी इंडिया का पहला वहाबी था। वो हिजरत करने गया था उधर मक्के मदीने, और वहाँ से वापस जब आया तो यहाँ से अपना काफ़ी उसने पटना में एक कैलिफेट बनाई, और यहाँ से फिर जो है आई थिंक कैलिफेट पहले बना दी थी, उसके बाद पटना में ही एक छोटा सा कैलिफेट बना। हाँ हाँ, यस, उसके 4-5 विंग्स भी थे। फिर वो वापस फिर हिजरत के लिए गया था, और वो मुझे उस वक्त बताते हैं कि वो शायद अब्दुल वहाब से मिल कर के आया था, जो सऊदी अरब के जो है ना, मतलब उस समय तो हिजाज वगैरह बोलते थे, वहाँ का एक बहुत प्रोमिनेंट वहाबी स्कॉलर था। तो उससे मिल कर के आया था, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के आया था। और उनकी विचारधारा ये थी कि आपके अल्लाह और आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो सकता। सिर्फ आप जैसा कुरान हदीस और सुन्नत में जैसा लिखा गया बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना है, जैसा कहा गया है वैसा करना है। तो उसमें यहाँ जो साउथ एशिया में जो इस्लाम जो था वो जनरली वो उसमें अलग तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग है। वो स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में मानते हैं कि हनफी स्कूल ऑफ लॉ है, शाफई स्कूल ऑफ लॉ है। अब हनफी को इनमें सबसे थोड़ा सा एक लिबरल माना जाता है। तो जनरली साउथ एशिया में हनफी स्कूल ऑफ लॉ ही प्रिवेल कर रहा था ना। केरला वगैरह के अंदर आई थिंक वहाँ पर शाफई वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा वो है, रेडिकल है वो। लेकिन हनफी स्कूल ऑफ लॉ के अंदर ये सूफ़ी वगैरह ये सब लोग भी उसमें मतलब एकोमोडेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अब वो वहाँ भी कहते हैं कि साहब हमें कोई स्कूल ऑफ लॉ चाहिए, बिकॉज हमें तो कोई बीच में इंटरप्रेट करने वाला चाहिए ही नहीं, ये तो सीधा हमारे उसके बीच का मामला है। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हो जाती हैं। तो बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन में बिलीव करते हैं। अब वैसे तो देखिए बहुत सारे फ़र्क हैं, उनमें जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। देवबंदी जो है वो ज़्यादा वहाबियों के करीब है। हालांकि देवबंदी भी सूफियों के अंदर मानते हैं इस तरह से ना, उनके अंदर कई सारे जो पुराने नक्शबंदी सूफ़ी वगैरह हुए हैं, सिलसिला नक्शबंदी एक सिलसिला था सूफियों का जो कि थोड़ा सा रेडिकल सिलसिला था। हमारे यहाँ पर जैसे चिश्ती सिलसिला था, जो अजमेर दरगाह जो है चिश्तियों की, सोहरावर्दी सिलसिला था, तो उनके कंपैरिजन में नक्शबंदीज़ काफ़ी रेडिकल थे। वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो उनके वो ज़्यादा देवबंदियों के करीब हैं। तो देवबंदी भी वैसे तो सूफियों को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन वो ये दरगाह पीर मज़ार वर्शिप वगैरह उसमें वो लोग बहुत नहीं मानते। तो वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से वहाबियों के ज़्यादा करीब है। और पूरे साउथ एशिया का जो टेररिस्ट मूवमेंट है, जो रेडिकलाइजेशन मूवमेंट है, उसकी जो लीडरशिप जो आती है वो देवबंदियों से आती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं क्वालिफाई करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो देवबंद है उसका पाकिस्तान से देवबंद से फॉर्मली डिसोसिएशन है, फॉर्मली उनमें ताल्लुकात नहीं है, वो 28 सवर हो चुके थे।
और हिंदुस्तान का देवबंद ये कहता था कि उन्होंने तो पार्टीशन का विरोध किया था क्या। अब विरोध करने के पीछे कारण दूसरे थे। उनका मानना था कि भाई पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मुस्लिम्स है, वहाँ पर आप कैसे इस्लाम का राज कायम करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। फर्टाइल ग्राउंड तो ये है, यहाँ पर ज़रूरी है। वो कारण उनके इस तरह के थे। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि आउट ऑफ किसी देशभक्ति के कारण या बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स उसके कारण उन्होंने विरोध किया था। ऐसा नहीं था, विरोध का कारण प्योरली एक धार्मिक था। और दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान में जो देवबंद है, और दूसरी बात मैं एक और चीज़ कहूँगा कि भले ठीक है फॉर्मली दोनों सेपरेट है, लेकिन वैचारिक तौर पर कोई सेपरेशन नहीं है। वो विचारधारा तो सेम ही प्रिवेल करती है, ठीक है। उसके अलावा आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ ऑपरेशनल लेवल पर, लॉजिस्टिक्स लेवल पर भी कुछ टाइज, कम्युनिकेशन रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी देखिए कुछ दिनों पहले तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आया था इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले कहाँ गया था? देवबंद गया था। क्यों? क्योंकि तालिबान खुद देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, और तालिबान तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी ठीक है उनके साथ हम लोग एंगेज कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट तालिबान इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद के जो उनका जो चीफ है, वो जब फर्स्ट टाइम इंडिया आया था वो कहाँ गया था? वो भी सहारनपुर देवबंद गया था, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से कम्प्लीटली एक फ्रैक्चर है, रप्चर है, ऐसे नो। कई सारी चीज़ें देवबंद की टॉप लेवल की लीडरशिप को यहाँ पता भी नहीं होगा कि कैसे हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर साउथ एशिया का आपका पूरा जो जिहादिस्ट मूवमेंट है, उसका जो फाउंटेन हेड है वो देवबंदी ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर जैश ए मोहम्मद, अब वो तो सबसे लेटेस्ट ग्रुप है, आपका जो सिपह साहबा, लश्कर जहांगवी, हुजी हरकतुल जिहादुल इस्लामी, हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, तालिबान, टीटीपी का भी एक बहुत बड़ा तबका, ये सब मोस्टली देवबंदी लोग हैं। और ये जो रिक्रूट करते हैं, चाहे आईसिस से हो या अदर इस्लामिक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया में, तो वो लोग क्या फाइनेंशियल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी देखते हैं लोगों का, या कुछ अलग प्रोसेस होता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये फाइनेंशियल वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लागू होता नहीं, बिकॉज जनरली लोग कहते हैं कि सब गरीबी की वजह से कोई टेररिस्ट बना, कोई गरीबी की वजह से टेररिस्ट नहीं बनता, ठीक है। ऐसा ये साहब इनके साथ बहुत जुल्म हुए, जुल्म तो कश्मीरी पंडितों के साथ इतने जुल्म हुए, कितने लोग टेररिस्ट बने गए थे ना। आपके 9/11 के अंदर जो जितने भी लोग गए थे उनमें से कौन गरीब था, आप मुझे बताइए, ठीक है। अभी जो दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट में जो सारे पकड़े गए वो तो डॉक्टर थे प्रोफेशनल, उनमें से कौन गरीब था, ठीक है। तो ये गरीबी वाली बात जो है ना, वो ये आर्ग्यूमेंट बड़ा एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। बुरहान वानी जो था वो तो खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उसका भाई मनन वानी वो पीएचडी कर रहा था, इनमें से कोई गरीब नहीं था। कारण रिलीजियस होते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं, देखिए अभी जो माहौल खास तौर से भारत में जो चल रहा है वो आइडियोलॉजी से, इन छोटे छोटे फिरकों से उठकर पैन इस्लामिज्म का माहौल है। अब एक जनरली सबसे बड़ी बिलीफ यहाँ है कि अब बरेलवी जो हैं वो सूफी आइडियोलॉजी के हैं, इसलिए जो है उनसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो कन्हैयालाल को मारा जो था ना, वो देवबंदी या वहाबी नहीं था, वो बरेलवी आइडियोलॉजी के लोग थे। लब्बैक मूवमेंट पूरा बरेलवी आइडियोलॉजी का है ये। और कश्मीर के अंदर भी जो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब वहाँ भी मेजॉरिटी एतकादी की है। वहाँ बरेलवी टाइप के जो सूफी लोग होते हैं उनको वहाँ पर एतकादी कहते हैं, तो मेजॉरिटी तो उन्हीं की है। बाकी लोग देवबंदियों से कुछ लीडरशिप आ जाती है, जमात इस्लामी की लीडरशिप होती है इधर से, बट मेजॉरिटी तो उन्हीं की है ना। कुछ टेररिस्ट ग्रुप ज़रूर है, जैसे लश्कर वहाबी है इधर से, बट इसलिए ये डिफरेंसेस भी कोई बहुत ज़्यादा काम करते नहीं। बट मोटा मोटा एक तरह से कह सकते हैं कि जो कि इस्लामिक इकोसिस्टम है उसके अंदर इन चीज़ों के लिए पर्याप्त, मतलब कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और एक की जो रेडिकलाइजेशन का पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है, तो ये चीज़ें हैं। अभी जो TCS नासिक वाला जो केस है, ग्रूमिंग है, तो व्हाट शुड पीपल एक्चुअली लुक आउट फॉर व्हेन people from Islamic religion, students especially, are trying to radicalize you? देखिए बात ये है कि इसमें तो मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँगा कि इस्लामिक सिस्टम बहुत अलग सिस्टम है, ठीक है ना। वहाँ पर इन चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। अगर देखिए लोग कहते हैं कि साहब ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं सिर्फ पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, शायद पाकिस्तान नहीं भी होता तब भी ये ग्रुप्स इस तरह के कुछ न कुछ फॉर्म होते और काम करते। भाई पहले मैंने जो बताया सैयद अहमद बरेलवी का, तब तो पाकिस्तान नहीं था ना, उन्होंने भी बालाकोट में जाकर के जिहाद की, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी जब इंडिया में थे तब तो यहाँ पर मुग़ल सल्तनत कायम थी। जहांगीर के समय में शेख अहमद सरहिंदी बात करता था कि यहाँ पर जो है कि आप बहुत लिबरल ट्रीटमेंट करते हैं हिंदूज़ के साथ, और जजिया लगाइए, इनको कन्वर्ट कीजिए फोर्सिबली। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलीजन से आती हैं, तो इसलिए। लेकिन समस्या ये है कि जो आपने हिंदूज़ की बात कही, हिंदू सोसाइटी का जो है ना एक तरह से, मतलब वो बहुत डिसोरिएंटेड सोसाइटी है अभी के हाल फिलहाल की स्थिति में, कहते हैं ना।
और इस्लामिक पिछले 10-12 सालों में हुआ क्या है, देखिए खास तौर से 2014 के बाद से बीजेपी सरकार में आई। बीजेपी का एक ही मेन मुद्दा ये था कि हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ लड़ेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हिंदू इंटरेस्ट को करेंगे। अब लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये कि देखिए हिंदू का जो साइकी जो है ना वो एक बिजनेस टाइप का साइकी है, ठीक है। सरकार में आ गए, सरकार में आने के बाद उन लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। एक यूनिफॉर्म कंसेंसस भी नहीं है हिंदूज़ के अंदर। लेकिन जो चीज़ें सरकार में आकर के कुछ चीज़ें जो हुई ना क्या से जिसका पर्पस प्योरली पॉलिटिकल था, मतलब कोई बहुत ऐसा नहीं था कि कोई लोग गवर्नमेंट या बीजेपी बहुत उसको कहता ना किसी अच्छी इंटेंशन के साथ, या जैसे सपोज देखिए CA NRC आया, ठीक है, आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, वो लागू भी नहीं हो पाया है, ठीक है, CA NRC। लेकिन उसका जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर पूरे देश में हुआ कि हम लोग जब किसी भी इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट को आने नहीं देंगे, डिपोर्टेशन करेंगे, वो प्रोपेगेंडा इतने लाउड स्केल पर हुआ सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि डेफिनेटली उसका पॉलिटिकल फायदा तो हुआ, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन जीरो हुआ। लेकिन उसकी जो मैसेजिंग अमंग मुस्लिम्स गई है वो ये गई है कि साहब देखिए ये सरकार और अब यहाँ पर इस देश में मुसलमानों का रहना खतरे से खाली नहीं है। तो उनके अंदर रेडिकलाइजेशन और बढ़ रहा है, पहले से था। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से बढ़ रहा है, ये तो छोटे मोटे ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं, इनको रैली करने का मौका मिल जाता है तो वो कंसोलिडेट हो गए, ठीक है। चाहे वो हमने जैसे 370 हटाया, 370 हटाने के बाद स्टेप बहुत अच्छा था। मैं खुद कश्मीर में था तब, मैं खूब ऑनरेबल गवर्नर को एडवाइस कर रहा था तब, बहुत काबिल तारीफ और ज़बरदस्त स्टेप था। लेकिन उसके बाद जो काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा होना था वो कुछ हुआ नहीं सरकार की तरफ से। लेकिन मैसेज क्या गया कि साहब ये सरकार एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट, तो इनके अंदर तो बहुत रेडिकलाइजेशन का कंसोलिडेशन हो चुका है लोगों के अंदर, है ना, काफ़ी सारे ग्रुप्स काम करने लग गए हैं। आईसिस का स्प्रेड आप देखें विस्तार भारत में, साउथ इंडिया के अंदर यंगस्टर्स में काफ़ी हो चुका है, और वो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब जिहाद ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके आपको बैटल में लड़ना है, वो हर स्टेज पर होती है। अगर सपोज कोई ये तय करके कि भाई हमें डिसाइड जिहादी माइंडसेट के साथ पढ़ लिख करके कि हमें सरकारी सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस के अंदर अगर एंट्री लेनी है, पुलिस सर्विसेज में, और वहाँ पर भी जाके जिहाद का एजेंडा लगाना है, तो वो भी एक जिहाद हो जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जैसे आपने नासिक का बताया कि वहाँ पर आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को कन्वर्ट करें, तो वो भी एक जिहाद है। ज़मीन किसी इलाके के अंदर आकर के अगर बाहर से फंडिंग आ रही है और आप बहुत सारे वहाँ पर उस एरिया की ज़मीनें खरीदना शुरू कर दें वहाँ पर, ताकि वहाँ पर कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन मुस्लिम्स का बढ़ता जाए, तो वो भी एक जिहाद है। तो जिहाद के कई फॉर्म्स हैं, तो वो सब अब एक फुल्ली मोड में कहते हैं ना एक्टिव हो गए। ऑन द अदर साइड हिंदूज़ में क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो जनरली जो हिंदू कम्युनिटी है वो शादियां करने, नाचने गाने में, और ये बॉलीवुड के जो है ना ढोल तमाशे, इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो अवेयरनेस ही नहीं है, ना तो यूथ के अंदर वो फिजिकल फिटनेस को लेकर के वो अवेयरनेस है, ना शस्त्र विद्या जानते हैं, ना अपने शास्त्रों का उनको ज्ञान है, खुद ही सिविलाइजेशनली बड़े अपरूटेड हैं। एक तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या ना बात ये कि अमंग इन द हिंदू इकोसिस्टम कोई कंसेंसस नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। वो एक तरह से आपके धर्म की ब्यूटी भी है, और एक तरह से आप उसको कई मामलों में डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। लेकिन किस चीज़ों को लेकर के बड़ी भिन्नताएं हैं, ठीक है। जातिगत संघर्ष बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गए, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं बाहर की जो ये एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जिसके अंदर की ग्लोबल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स आते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि भाई हमें लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही ये लोग कोलैप्स हो जाए तो बेटर है, ठीक है। तो जातिगत संघर्ष आपके बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो वो मतलब कहते हैं ना, एक अगर आप इंडिया में इफेक्टिवली आप देखेंगे तो देयर इज़ ओनली वन मेजॉरिटी, दैट इज़ द मुस्लिम मेजॉरिटी। बाकी उसके अलावा जो हैं वो सब नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर उसमें भी आप जनरली देखेंगे, आप जेन्स में देखेंगे जा करके, तो उनके अपने डायनेमिक्स हैं, वो हर मुद्दे पर आकर के हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होंगे। सिखों के अंदर आप देखिए तो वहाँ पर भी एक तरह के जो सेंटिमेंट है, पहले तो एक हम मूवमेंट देख ही चुके हैं, सारा खालिस्तान मूवमेंट था। आज भी जो है कोई मतलब कहते हैं ना फ्रिक्शंस इनके जनरली चलते ही रहते हैं हिंदूज़ के साथ में, क्या कहते हैं, वो अपने आप को उससे आइसोलेट करके देखते हैं, ठीक है। लाइकवाइज बुद्धिस्ट के और हिंदूज़ के बीच की राइवलरी तो पुरानी है, वो आप देख ही रहे। उसके अलावा अगर हिंदू धर्म के आप अंदर देखेंगे तो अंदर भी जातियों के बीच की लड़ाइयाँ आप देखिए बहुत ही पीक पर है। क्या जैसे ब्राह्मणों की क्षत्रियों से नहीं बनती, आपका जो है लोअर कास्ट है उनकी अपर कास्ट से नहीं बनती, वो लोग सब अंबेडकर मूवमेंट चला करके बैठे हैं, कोई कन्वर्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, रिजर्वेशन को लेकर के इतनी लड़ाइयाँ। तो सब एक कहता है ना, एक बहुत ही क्राइसिस से ये समाज जूझ रहा है से। अब आप देखिए जातियों के अंदर की भी मैं बात करूँ, सपोज ब्राह्मण्स भी हैं,
राजस्थान या उदयपुर के ब्राह्मण हैं, इनका कश्मीर के ब्राह्मणों से क्या तारतम्य है? कोई लेना देना नहीं है। हमने तो कभी कोई इंटर मैरिजेस होते हुए देखी नहीं। फूड पैटर्न्स भी डिफरेंट है। कश्मीरी पंडित ब्राह्मण जो है वो नॉनवेज भी खाता है, मीट खाता है, यहाँ का व्यक्ति नहीं खाता। यहाँ के ब्राह्मण का बंगाल के ब्राह्मण से क्या लेना देना, या तमिल के ब्राह्मण से, या इवन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से क्या लेना देना? आपस में वहीं बहुत झगड़े हैं। ऐसे ही आप और भी ले रहे, मतलब बाइफर्केशंस, कास्ट विद इन द कास्ट, विद इन द कास्ट, ये बहुत सारे बाइफर्केशन हैं। तो बात ये कि हिंदू सोसाइटी जो है ना, वो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड उसमें सिचुएशन से और एक क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रही है। मैं तभी तमाम तरह का जातिगत संघर्षों की बात कर रहा था। अब आप देखें अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो पहले एक डिवीजन था, ठीक है भाई, क्षत्रिय का काम करेगा, ये करेगा ऐसे। लेकिन अब तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट भी हैं, वो भी अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के इतनी जूझ रही हैं। आप क्षत्रियों का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। अब इतना आप मुझे बताइए, दुनिया भर की तमाम तरह की सेनाएं बन गई। आप करणी सेना, फला सेना, सनातन सेना आप देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन क्या आपने इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये जो कम्युनलिज्म के मुद्दे हैं या फिर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, इस पर एक्टिव होते हुए देखा? यहाँ उदयपुर में कन्हैया लाल जी का वो जो मर्डर हुआ था, ब्रूटल मर्डर, मैंने तो नहीं देखा उसके अगेंस्ट किसी भी क्षत्रिय सेना को आते हुए। बड़े बड़े यहाँ पर तो कहते हैं ना, राजस्थान का तो इतिहास रहा है, महाराणा प्रताप के वंशज यहाँ पर रहते हैं। दुनिया भर की जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जो वहाँ से आक्रांता बाहर से आते थे कहतर से। लेकिन यहाँ पर तो मैंने किसी भी वंशज को आगे आते नहीं देखा कि भाई जो है आप बताइए, कुछ कीजिए कन्हैया लाल वाले मैटर के अंदर कहतर से। भाई आप एक आना चाहिए ना भाई। देखिए बात यह है कि अगर आपकी एक इतनी बड़ी पुरानी लेगेसी है, सिविलाइजेशनल ग्लोरी है, तो आप इन मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? यहाँ पर भी बातें बस ऐसी मीठी मीठी बातें, कहते हैं ना कम्युनल हार्मनी वगैरह की करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप मुद्दों से झूठ क्यों बोलते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यह कि आप रिलीजियस लीडरशिप देखें हिंदूज की, तो रिलीजियस लीडरशिप के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी एक अजीब तरह का एक अपीजमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल करेक्टनेस आपको मिलेगी, ठीक है। जितने भी सारे जो बाबा वगैरह आपको दिखेंगे, सारे मोस्टली सब लोग कथावाचक अधिकतर हैं, तरह से जो वो साइकोलॉजिकली देखिए, वो लोग जो जिस धर्म का प्रेजेंट जो कहते हैं ना प्रोजेक्ट करते हैं हिंदू धर्म को, जिसके अंदर की मोस्टली भगवान कृष्ण के जीवन की कथाएं वगैरह, भक्ति रस के बारे में बात करना, ये करना, तो उससे आप मार्शल ट्रेड्स नहीं बना सकते। और वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन का सिर्फ एक पहलू उठाते हैं छोटा सा। देखिए वैसे तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो भगवान राम वॉज अ ग्रेट फाइटर, ठीक है। कृष्ण ने भी जीवन भर युद्ध लड़े, ठीक है। लेकिन जो हमारे सामने एक जो प्रेजेंट किया जाता है, वो क्या व्यू पॉइंट है कि एक को वन से मतलब वहाँ से निकाल दिया गया, वन में भटकते रहे गरीब से बिल्कुल, और दूसरे जो है वो बस रासलीला करते रहते हैं। ये एक व्यू प्रोजेक्ट किया जाता है, जबकि ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कोई भी हिंदुओं के जो धार्मिक लीडर्स हैं, कभी इन मुद्दों के ऊपर मैंने तो किसी को बात करते नहीं देखा, किसी को इफेक्टिवली कोई स्टैंड लेते नहीं देखा। आप मोस्टली पैसा बनाने में लगे हुए हैं सब, कैसे मॉरल करप्शन की दुनिया भर की बातें आती हैं, ठीक है। जो राजनीतिक लीडरशिप है हिंदूज की, वो तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक तरह से आपने देखा होगा कि भाई ठीक है, ऐसा क्या इफेक्टिवली यहाँ पर आप वक्फ बोर्ड का कानून लेके आए, मुझे बताइए कितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की आपने सील की हैं? उसके अलावा आप यंगस्टर्स आप देखें तो यंगस्टर्स यहाँ पर पूरा का पूरा एक वोक कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं से, और उनके अंदर जिस तरह का जो कहता है ना अवेयरनेस अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को लेकर के, वो सब है नहीं। फिजिकली भी कहते हैं ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्शन के लिए कहता है ना एक मोटिवेशन नज़र आता है, ना कोई शस्त्र विद्या, है ना, वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं। एजुकेशन अगर आप देखें तो एजुकेशन की तो स्थिति भारत में बहुत ही बुरी तरह से गिरती जा रही है। आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ निकालें वर्ल्ड की, भारत की जो सो कॉल्ड जो आप फाइन आर्ट्स तो छोड़ दीजिए, ह्यूमैनिटीज़ तो वहाँ तो कुछ नहीं है, कचरा कबाड़ बिक रहा है पूरे देश में। आपकी जो ना सस्ती PhDs आप लिटरली बेच रहे हैं, कुछ नहीं है। जो सो कॉल्ड हमारी जो टेक्निकल प्रोग्रेस की जो गढ़ हैं IITs वगैरह, वो भी आपकी टॉप 100 में नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च का कुछ है ही नहीं उधर। तो फिर आप मुझे बताइए, तो एक तरह से तो सोसाइटी तो कोलैप्स कर रही है ना क्या। और इसके बाद ही मैं एक बात और कहूँगा, फाइनली मैं इस बात से एंड करना चाहूँगा इस पॉइंट को, कि देखिए बात ये कि जो हिंदू सिस्टम जो है ना सर से, वो इसका पहली बात तो उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपने कहा कि वो इसको कैसे टैकल करें, अगर वो रेडिकलाइजेशन को देखें, पहली बात तो वो इस समस्या को समझें, ठीक है। उसके अंदर स्टेट को आगे आना पड़ेगा, बिकॉज
जो ओरिएंटल रिलीजन्स हैं, चाहे वो कन्फ्यूशनिज्म हो या ताओइज्म हो, बुद्धिज़्म हो, हिंदुइज्म, ये इनका नेचर बहुत डिफरेंट है। ये एक कहता है ना, बड़ी व्यापक और समग्र स्तर पर बात करते हैं। ये इंटरनल एवोल्यूशन की, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। इब्राहिमिक फेथ्स डिफरेंट हैं। इब्राहिमिक फेथ्स के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कन्वर्जन, एक्सपेंशन, ये बड़ा शुरू से वहाँ पर चीज़ें प्रचलित रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर पहले तो हमारे यहाँ की, कहते हैं ना, एक तरह से हिंदू सिस्टम को और हमारे स्टेट को, कि उस माइंडसेट को समझना पड़ेगा जो कि आपकी सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस पर एक खतरा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगा है कि देखिए, जैसे इस्लामिक सिस्टम से वहाँ तो ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि आप जमात इस्लामी खड़ी कर सकते हैं। उसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। जमात इस्लामी तो पाकिस्तान से बहुत पहले बन गई थी, मुस्लिम ब्रदरहुड भी बहुत पहले बन गया था, ठीक है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है। अगर आप ऐसा ही एक मॉडल हिंदू धर्म में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसको आप पॉलिटिकल हिंदुत्व कहते हैं, वो कहते हैं, तो वो फेल होगा, क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी कभी ओरिजिनल से अच्छी हो नहीं सकती। आपके यहाँ पर तो इतनी भिन्नताएं हैं। देखिए, हमारे आप टेक्स्ट में देखें, एक चारवाक थे, चारवाक कहते थे कि साहब जो है कि वो तो बिल्कुल नास्तिक थे, है ना। वो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, तो आप ऋण लेके घी पीजिए। वो कहते हैं कोई आत्मा नहीं होती, कोई ईश्वर नहीं है, वो तो पूरे नास्तिक हैं। बौद्ध हैं, जैन हैं, सबकी अलग अलग विचार, माइनर डिफरेंसेस सबके अंदर है, ठीक है ना। गुरु गोरख की अलग शिक्षा है, लेकिन तब भी इन सबको अकोमोडेट किया है हमने इसके अंदर। यहाँ पर निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, और आपके जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो भी हिंदू धर्म के अंदर है। तो ये हिंदू धर्म की एक ब्यूटी है। आप जो है ना, सिर्फ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करने के लिए आप इसको तोड़ मरोड़ करके एक डुप्लीकेट कॉपी आप खड़ी नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी कि रेडिकल इस्लाम या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए आप रेडिकल हिंदुइज्म से जवाब दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर किसी की इच्छा की बात है, उसके लिए सामान ही नहीं है आपके पास। अगर वो आउटपुट आपको तैयार करना है तो आप वो रॉ मटेरियल्स ही आपके सिस्टम में नहीं है, वो रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब आप देखिए, अगर सपोज आप बौद्धों की बात करते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए तो वहाँ पर लोग याक को खाते हैं, या फिर जो है अलग अलग तरीके से वहाँ बीफ का कंजम्पशन भी है जैसे। अब यहाँ पर नहीं है। आप कई समुदायों के अंदर आप जाके देखेंगे तो लोगों को जो है वहाँ पर ज़मीन में गाड़ा जाता है, हिंदुओं के अंदर ही कईयों को जलाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप यूनाइट नहीं कर सकते, है ना। तो आप वो कोशिश करेंगे एक सेंट्रल स्टैंडर्ड डिसीजन थोपने की, तो फिर अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो हमें ये करना ये चाहिए कि रेडिकल इस्लाम का मुकाबला करना है तो उसका जवाब एक मजबूत स्टेट की तरफ से होना चाहिए, मजबूत एजुकेटेड सेक्युलर स्टेट एंड एजुकेटेड आपकी जो लोग हैं कम्युनिटी, उनकी तरफ से होना चाहिए क्या। क्योंकि देखिए, ये बात तो आप तय मानिए कि जैसे जो जैश ए मोहम्मद हैं या फिर जो इस तरह के रेडिकल ग्रुप्स जो इंटरनेशनली संचालित हो रहे हैं, उनका जवाब कोई मोहल्ले के लेवल पर या वहाँ से नहीं दिया जा सकता। सिंपल सी बात है क्या। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस चीज़ को समझना होगा, फिर अपने आप पर लीगल स्ट्रक्चर्स ऐसे क्रिएट करिए, और उसके लिए आपको कोई कम्युनल नहीं कहेगा उसके लिए, बस आपको थोड़ी सी आपको जार्गन्स और लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। साहब, ये कन्वर्जन इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, वी कांट अलाउ इट। ये बात ये कि साहब, इब्राहिमिक सिस्टम से अंदर से यहाँ पर जिस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, जमात वगैरह, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? जवाब दीजिए कि देखिए साहब, हमारा जो ओरिएंटल अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन की, वो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर तो हम तो वेदांत की बात करते हैं, हम तो ध्यान आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। हमारे लिए वो चीज़ें रिलीजन है क्या? ये जो आप कर रहे हैं ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसको हम बैन करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अकल लगा करके, मतलब जो है ना, उसके लिए, बट यू नीड एनलाइटेंड माइंड्स फॉर दैट। ये आप देखिए, इजराइल जो है इतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो रेडिकल एक्शन कोई नहीं लेता ना क्या। वो तो ये फिक्र नहीं करते कि उनको कोई नॉन सेक्युलर कह देगा या कम्युनल कह देगा। वो तो अपने रिलीजन को अपने सर पर लेकर के घूमता है। क्लैरिटी है ना इजराइल, उनमें क्लैरिटी है। आप चीन को देखिए, चीन कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक है। वो लोग बुद्धिज़्म को अलाउ करते हैं, बुद्धिज़्म को स्टेट पॉलिसी का पार्ट बनाते हैं, लेकिन वो लोग जो है वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ की फंक्शनिंग अलाउ नहीं करते। जो वीगुर्स रीजन में जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, उस पर बहुत हार्श क्रैकडाउन किया है। क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि सब बुद्धिज़्म से उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी बारीक चीज़ें हैं, इनको समझना होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी हिंदुइज़्म के अंदर मुझे ये चीज़ दिखती नहीं है, ख़ास तौर से जो अभी जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि उसके अंदर तो मतलब एक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। ना तो एजुकेशनल लेवल्स कुछ इस तरह के, ना मोटिवेशन है आपका, ठीक है। और फिर ड्रग्स की समस्याएं और सिविलाइजेशनल अपरूटिंग और हो रखी है। छोटे छोटे शहरों में आप जा कर के देखिए, कल्चर पूरा बदल रहा है आपका, है ना। और एक कहते हैं ना, एक ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड।
मैं कोई वेस्ट का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो खुद अमेरिका में पढ़ा हूँ, आपसे मतलब वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। और ख़ास तौर से मैं बड़ी वेस्ट की तारीफ़ करूँगा इस बात में कि उन्होंने जो वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया, जिसके अंदर जो ये सेक्युलर वैल्यूज़ कह लीजिए या फिर जो है लिबरल ऑर्डर, वो बड़ी मेहनत के बाद क्रिएट किया है। लेकिन हम लोगों ने उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। हम लोग ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि मतलब है ना, जिससे कुछ खास फ़ायदा नहीं है। हाँ। करेक्ट ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेसिक बड़ी भी नहीं है कि एक्नॉलेज करना कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम। यस, अब आप देखिए एक सिंपल सी बात है, अभी आई थिंक अमेरिका में किसी एक थिंक टैंक के अंदर कोई मीटिंग हुई थी, इंडिया की किसी प्रोमिनेंट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन को, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया था। वहाँ के हमारे 2 लीडर्स वहाँ जाते हैं। अब एक एक व्यक्ति तो बोलता है कि साहब ईरान ने कहा, यूएस ने कहा कि ईरान से तेल मत खरीदो, हमने तेल लेना बंद कर दिया। आपने कहा कि रशिया से मत खरीदो, हमने उनसे बंद कर दिया। अब हम और क्या करें? कितना कायरतापूर्ण और मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? आप मुझे इंटरनेशनल लेवल पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। दूसरा स्पीकर बोलता है कि अब हिंदू तो बहुत शरीफ और बहुत सीधे साधे लोग हैं, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, पूरी दुनिया को हम परिवार मानते हैं। ये बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। मतलब देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप चारों तरफ तो जंग चल रही है, क्या टर्की आपके परिवार का मेंबर है? क्या पाकिस्तान आपके परिवार का मेंबर है? आप इससे एक ऐसी इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी वो इतनी वल्नरेबल है, कोई भी आकर के इन गलिबल लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपनी चीज़ों को इम्पोज कर सकता है। यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और दूसरी बात ये कि जो हमारी जो टेक्स्ट में भी जो बातें कही है ना, वसुधैव कुटुंबकम वगैरह की, उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, वो पूरी एक विज्ञान है, पूरा एक साइंस है, इट्स अ थियरी। मैंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, वो आई थिंक न्यूज़ 18 के अंदर पब्लिश हुआ था, कि हाउ वसुधैव कुटुंबकम इज़ अ प्रॉपर इंडियन थियोरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का। और उसमें तमाम तरह के जो हथकंडे हैं, साम दाम दंड भेद युद्ध, आपका जो जासूसी, उसके अलावा रेजिम चेंज, उन सबकी गुंजाइश है। वो कोई बहुत ही कोई मॉरलिस्टिक या ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह की अनर्गल बातें बिना पूरा ज्ञान के करनी ही क्यों? आप एक बड़ी गलत इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी वीक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। और ये बात भी नहीं है कि हिंदुओं ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। आपकी जो चोल साम्राज्य था दक्षिण के अंदर, वो तो गए थे पूरा जावा, सुमात्रा, मलय, वहाँ पर अपनी नेवी लेकर के और पूरा कॉन्कर किया था। उसके अलावा जो ललितादित्य मुक्त पीठ थे कश्मीर के अंदर, उन्होंने सेंट्रल एशिया के अंदर काफ़ी एरिया तक रूल किया था। जो अशोक जो सम्राट अशोक, उनका भी एम्पायर काफ़ी एरिया तक एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, धम्म विजय के कॉन्सेप्ट थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इनको भारतीय इतिहास का भी ज्ञान नहीं है, तो ना सब्जेक्ट नॉलेज है, तो नैरो अंडरस्टैंडिंग है, बस नैरो अंडरस्टैंडिंग है, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, उससे आप कुछ कर नहीं सकते। और ऑन द अदर हैंड इस्लामिक सिस्टम से जब आप आएंगे तो वहाँ पर चाहे उनका कोई बहुत कहते हैं ना मॉडर्न सा दिखने वाला, लिबरल सा दिखने वाला, सेक्युलर सा दिखने वाला इंसान, वो भी मॉडर्न एजुकेशन की भी इतनी गहरी समझ रखेगा और आपकी जो दीनी तालीम है उसकी भी बड़ी गहरी समझ रखेगा। आप याद करें एक वो लाल मस्जिद वाला जो किस्सा पाकिस्तान में हुआ था, वहाँ पर उसका नाम अब्दुल रशीद गाजी ऐसा कुछ था। वो तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो किसी मल्टीनेशनल फर्म में काम कर रहा था, सूट्स पहनना ये करना, बाद में जिहादी बन गया, फ्लुएंट अंग्रेज़ी में बात करता था। तो वो जितनी शिद्दत से अपनी ये कहता है ना रिलीजन की बात करता था, उसी ही पैशन इंटेंसिटी के साथ वो मॉडर्न सिस्टम्स और एजुकेशन सिस्टम को भी डिस्कस करता था और उसको काउंटर करता था रिलीजन को यूज़ करके। मैंने ये कश्मीर के अंदर देखा है। कश्मीर के अंदर आपको आश्चर्य होगा कि छोटी छोटी जगह, पुलवामा, कुपवाड़ा वगैरह, वो छोटे छोटे गांव टाइप के वहाँ पर एरियाज़ हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, गार्डियन पढ़ते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं, सोशलिज्म को पढ़ते हैं, ग्राम्सी को पढ़ते हैं। और वहाँ पर जो और वो लोग जो हैं वो और अंदर से बड़े रेडिकलाइज्ड हैं कई सारे लोग, तो वो इन रेडिकलाइज इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लेकर के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को काउंटर करते हैं। अब यहाँ आपने कहा था कि भाई हिंदू सिस्टम कैसे जवाब देगा, आप यहाँ पर आइए, आप मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उदयपुर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वाइस चांसलर से जाके सवाल पूछिए कि भाई आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ा है, वो अगर वो उसने पढ़ा हो तो आई कैन बेट इट। उसको आप पूछिए फ्रांसिस फुकुयामा कौन है, यहाँ पर प्रोफेसर्स को नाम नहीं पता होगा उसका, बच्चों की तो बात छोड़िए। एग्जाम्स में घोटाले हो रहे, चीटिंग कर करके लोग एग्जाम पास करना है, यूनिवर्सिटीज़ पूरी राजनीति का, गंदी राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। एक एक प्रोफेसर की भर्ती 30-30 लाख रुपए की रिश्वत दे करके आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या शिक्षा दी जाएगी? आपकी सिविलाइजेशन क्या ऐसे मुकाबला करेगी? किसी भी देश का जो पावर जो होता है ना, वो सिर्फ फौज तक कन्फाइंड नहीं होता। फौज तो ठीक है बॉर्डर पर जाके लड़ती है, लेकिन आजकल जो युद्ध होते हैं ना, वो युद्ध बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वॉर्स होते हैं। वो आपकी सोच को टारगेट करते हैं, वो हर चीज़ में टारगेट करते हैं। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो हालात हम देख रहे हैं, नए सिविल सर्वेंट्स जो हैं से आकर के,
उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स आप देखिए। अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक खबर आई थी, कोई एक यंग IAS ऑफिसर अपने दफ्तर में बैठ करके 10 लाख रुपए की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। 10 लाख लिए ना उसने। अगर उसको सपोज XYZ कोई आदमी आकर के 25 लाख देगा और बोलेगा कि भाई तेरे डिस्ट्रिक्ट में जब PM किया किसी बड़े नेता की विजिट हो यहाँ पर, लेट्स से CBI चीफ के, उसके वेयर अबाउट्स मुझे बता देना, ठीक है, ये 25 लाख पर, वो तो बता देगा। और वो वेयर अबाउट्स बताने के बाद अगर वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास चले गए तो वो क्या वहाँ पर उसको ब्लास्ट करके मरवा नहीं सकता। आप स्टैंडर्ड्स देखिए, जो नए नए जो यंगस्टर्स यहाँ पर जो भाई इस में हम यूथ की बात कर रहे थे ना, आपने हिंदू यूथ की बात की, मैं एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर यूथ का मेन मोटिव क्या है। आपका यूथ बिजनेस करता नहीं है, खुद का उद्यम करता नहीं है। आप इस्लामिक सिस्टम्स में देखें, हर व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करता है। लोहे का काम वो जानते हैं, AC का काम वो जानते हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस का सारा काम वो जानते हैं। वो सरकार के आगे सरकारी नौकरी की भीख नहीं मांगते हैं। और जो लोहे का काम जानता है उसका हाथ ही इतना मजबूत है ना कि वो उसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इधर जनरली हिंदू यूथ में आप देखेंगे तो इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम अगेन। वो अपने बड़ी मुश्किल से कहते हैं ना आधे अधूरे मन से कहीं बैचलर्स वगैरह करके फिर सरकारी नौकरियों के लिए भीख मांगता है। जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल दिल्ली जा कर के सिविल सेवाओं की तैयारी में अपना समय बिताता है। तमाम तरह के ज्योतिषों के पास जाएगा अंधविश्वास में पढ़ के कि आज नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए ऐसे, और या वो स्टेट सर्विसेज के चक्कर में पड़ता रहेगा। सिलेक्शन कितने मुश्किल से बहुत 0.01% का होता है। और जिसका सिलेक्शन हो भी गया 10 साल 5वें 6ठे 7वें अटेम्प्ट के अंदर, उसके बाद उसका पर्पस क्या है, उसको जो है या तो रिश्वत खानी है, अपना पावर ग्लोरीफाई करना है, दिखाना है उसको अपना पावर, अपनी बस खुद का कल्याण करना है। भाई अगर देश की सेवा करनी है तो आप टीचर बन के भी तो कर सकते हो, देश की सेवा करनी है तो आप कोई अच्छा NGO चला करके फार्मिंग करके भी तो कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके यूथ को शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया है। अमेरिका में आप जाके देखिए, हाईएस्ट पेड और मोस्ट ऑनरेबल काम है अध्यापक का, क्योंकि टीचर आपके देश का निर्माण करता है। भारत को आज ज़रूरत है तो अच्छे इंजीनियर्स की, टीचर्स की, साइंटिस्ट की, फार्मर्स की, आपकी जो है ना एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। भारत को ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की, SP कलेक्टरों की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो ये यूथ का ये चीज़ शो करती है कि भाई यूथ को क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है आप से। जब तक जो यूथ 10-12 साल तक भिक्षा ही मांग रहा है, ठीक है, उसका सेल्फ एस्टीम तो वैसे ही खत्म होगी, वो कहाँ रिसर्च करेगा। मैं US में था तो वहाँ मैं देखता था कि हमारी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर लोग 12-12, 15-15 साल तक न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम कर रहे हैं। यहाँ किसके पास इतना पेशेंस है? रोटी कपड़ा मकान से ही जूझ रहे हैं बहुत। नहीं, समस्या ये माइंडसेट की बात है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई गरीब है, यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। दुनिया के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति है, ठीक है, सैलरी सबकी बहुत अच्छी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में आप कंपेयर करेंगे ना, तो भारतीय यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन एन एवरेज एक असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो US के अंदर अगर PPT के टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर 13-14 लाख रुपए होती है। मतलब कि वो सपोज जो कमाते हैं अमेरिका में, और उस कमाने से जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अमेरिका में वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको 13 से 14 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। उतनी तो वहाँ के प्रोफेसर्स की सैलरी भी नहीं है। प्लस उनके पास साल भर प्रेशर रहता है, उनको पेपर्स पब्लिश करने हैं। कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। यहाँ के प्रोफेसर्स के पास परमानेंट नौकरी है, साल भर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चलता है, प्रोफेसर की जॉब सेकेंडरी है। पहली बात तो जो सिविल सर्विसेज से रिजेक्ट होते हैं, वहाँ से जिनको लात मार के निकाल दिया जाता है, वो बेसिकली आकर के प्रोफेसर वगैरह के अंदर आकर के आने की कोशिश करते हैं। वहाँ उनका मन लगता नहीं है, चुपके वो फिर और एग्जाम देते रहते हैं। तो आपका एजुकेशन कहाँ जाएगा, आप मुझे बताइए। तो जिस देश के अंदर यूथ के अंदर हिम्मत ही नहीं है कोई अपना खुद का उद्यम शुरू करे, अपना खुद का कुछ कहते हैं ना कि आप कोई साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, वो सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए भीख मांगता है। उसका उद्देश्य केवल एक लाल बत्ती की गाड़ी के लिए SP बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, और जब नहीं बन पाता तो वो जिंदगी भर इनके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे कि कोई गुलाम हो, मतलब जो कहते हैं ना क्या। और आपके सिस्टम को, और यही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आपके पास ना अच्छी राजनीतिक लीडरशिप है और सारा का सारा सिस्टम आपकी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। ब्यूरोक्रेसी की क्या मोटिवेशंस हैं, वो लोग कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये सब जानते हैं। नेहरूवियन सेकुलरिज्म को लेके भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। फॉर एग्जांपल 1950s 60s 70s में जितना भी हुआ सेकुलरिज्म के बारे में, जितना भी वो एक बड़ा फैक्टर है जैसे हम समझते हैं सेकुलरिज्म को आज भी। मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बात ये कि कहीं ना कहीं हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना उसके बाद जो देश के अंदर जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर कुछ भारी कमियां रही इस देश की व्यवस्था को समझने के लिए।
जो हालांकि बड़े काबिल और बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन आइडियलिस्टिक थे, है ना। उनको आइडियली देखिए, अगर थोड़ा सिक्योरिटी माइंडसेट से चलते तो उनको ये पता होना चाहिए था कि इतना बड़ा पार्टीशन हुआ है, 1200 साल का तो इतिहास है ही आपके इस देश के अंदर, जनरली हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, उतना तो है ही। उससे पहले तो और किस्म से था, लेकिन 1200 साल का तो अपने सामने ही देख रहे हैं। उसकी वजह से इतना भीषण पार्टीशन भी हो चुका है। तो उसके बाद उनको ये समझना चाहिए था कि देश का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान। तो पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए थी। अब यहाँ पर सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं साहब हम लोग जो हैं, हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं माइनॉरिटी का, तो ये एक कहता ना, आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं क्या, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एक कहता ना, दो चीज़ों से आती है। एक तो आप बहुत भोले हैं, सीधे हैं, आइडियलिस्टिक हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है जो आप दूसरों से अप्रूवल सीख करते हैं, ठीक है। और तीसरा, आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं है पूरी तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें हमारे केसेस में थी ना। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि अलाइनमेंट टू लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी डेफिनेट, मैं वो इस चीज़ में आ गई भाई। देखिए, समझदार आदमी ये सोचेगा कि भाई ठीक है लेफ्टिज्म वगैरह, लेकिन दिमाग तो आपका अपना है ना, कि भाई ये आइडियोलॉजी यहाँ के सर्कमस्टांसेस में कितनी फिट बैठती है। अगर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें आप, तो लेफ्टिज्म के अकॉर्डिंग तो आपको रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए। तो फिर आपने क्यों आर्टिकल 25 और 26 के थ्रू जो है इस्लामिक मदरसों को आप चला रहे हैं, ये कर रहे हैं क्या? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू तो बिल्कुल वो कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देखिए आजकल एक बात चल रही है कि साहब जो है आप पूरा इसको कहते हैं ना, एक भगवाकरण कर दें या वो कर दें, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो भी कुछ, अगर आप वो करेंगे तो फिर 10 तरह के लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप हमारा विजन ये है, हमारा विजन ये, आप किसकी बात मानेंगे? सारे शंकराचार्य ही आपस में लड़ रहे हैं, सारे धर्माचार्य ही आपस में लड़ रहे हैं, आप किसकी बात मानेंगे? ठीक है। अब जैसे टेम्पल्स के बात आती है कि टेम्पल्स का कंट्रोल जो है सरकार के पास क्यों है? यहाँ समस्या ये है कि देखिए, अब जो फ्रीडम जो है आपका क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स को या फिर इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स को, उनको तो फ्रीडम है। हिंदू रिलीजियस प्लेसेस पर सरकार का कंट्रोल रहता है, ठीक है। ये आपने सेक्युलरिज्म की बात की, मैं इसीलिए वो कर रहा हूँ। तो उसमें इतना चढ़ावा, इतना कई सारी चीज़ें आती हैं, वो फिर कहाँ कैसे यूज़ होती हैं। हमने तिरुपति के केसेस में देखा, वहाँ पर टेम्पल बोर्ड में आपने मुस्लिम ऑफिसर्स को इतने सीनियर पोजीशंस पर बिठा रखा है, ये करा, तो वो तो चीज़ कहीं ना कहीं वायलेट करती है ना इस कंट्री की जो बेसिक सेंटिमेंट्स है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वायलेट करती है। अब लेकिन उसमें एक पहलू फिर ये भी है कि अगर सरकार का बिल्कुल नियंत्रण खत्म हो जाए तो धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर भी किस लेवल का करप्शन है ये भी हम जानते हैं। करप्शन पहले भी कितना था, यहाँ पर ऐसी देवदासी जैसी जो प्रथाएं रही हैं इस देश के अंदर, क्या वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगी। तो ज़रूरत क्या है, आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से हट करके, उसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर क्या मैटर करता है उसकी बात। तो गलतियां तो डेफिनेटली उन लोगों से हुई, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब तो चूंकि हमारे पास ऐसी सरकार है जो इन चीज़ों को रियलाइज़ करती है, जानती है, तो अब जो है उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा? अब तक आप कब तक जो है नेहरू और वो उस ढोल को लेकर के पीटते रहेंगे? अरे भाई, उस बात को भी अब 75 साल होने आ गए, आप अपनी तरफ से तो कुछ कीजिए। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का एक किस्सा है। 1990 के अंदर अजमेर में जो एक सोफिया रेप कांड हुआ था, ठीक है। उसके अंदर कई सारे वहाँ जो दरगाह के जो खादिम हैं, उनके जो कई सारे रिश्तेदार जो थे, वो उसमें सम्मिलित पाए गए थे। तब तो बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, कुछ एक्शन नहीं। आज भी बीजेपी की सरकार है, क्या एक्शन हुआ? भाई 10 साल से तो केंद्र में भी है। तो आप जो ना, देखिए अब समय आ गया है कि आप ये नेहरू गांधी का ढोल पीटना बंद करें। जैसे उसको बहुत अरसा हो गया है इस चीज़ को, ठीक है। अब आपके पास सत्ता है, आप तो कुछ करके बताएं। सिर्फ जो है उसको एक इलेक्ट्रल पर्पस के लिए, सिर्फ एक सरकार में आ जाने के लिए इस्तेमाल ना करें, उससे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। उससे ठीक है आप लोग सरकार में आ जाएंगे, आपके बच्चे विदेश चले जाएंगे, वहाँ पर पढ़ा देंगे आप उनको, लेकिन जो आम आदमी सोसाइटी के अंदर है उसको जो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, कम्युनल राइट्स भी टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक कम्युनल राइट्स हैं, ठीक है। अब टेररिस्ट तो ठीक है, उसके पास तो AK-47 लेकर के वो कभी आया नहीं है, लेकिन किसी मुद्दे पर अगर कम्युनल राइट हो जाता है, सपोज हिंदू मुस्लिम राइट वगैरह से ना, तो दिल्ली के अंदर हमने देखा जब वो 2020 में राइट्स हुए, इनके घरों के अंदर तो पेट्रोल बम्स थे, तलवारें वगैरह से। आप दूसरी कम्युनिटी के अंदर, हिंदू कम्युनिटी के अंदर, या जैन्स या क्रिश्चियंस या बुद्धिस्ट वगैरह, उनके अंदर आप देखिए वहाँ पर कौन हथियार रखता है, आप मुझे बताइए। और अब तो जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, पहले जो सो कॉल्ड मार्शल कम्युनिटीज़ जो थी अमंग हिंदूज़, जैसे कि आप उसमें मान लीजिए यादव हो गए, चौधरी हो गए, राजपूत हो,
ये फार्मिंग टाइप की कम्युनिटीज़ थी, ये सब तो अब जा करके इनके बच्चे तो दिल्ली जा करके आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई एमबीए करके कोई ज्वाइन कर रहा है, तो उनमें भी कहाँ वो मार्शल इंस्टिंक्ट्स बची। लेकिन इस्लामिक सिस्टम में अभी भी वो हैं। अभी भी है। बुरहान वानी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है टेररिस्ट बन जाता है, उदयपुर जैसी छोटी सी जगह पर जो है बड़े ब्रूटली जो है कन्हैया लाल जी का मर्डर हो जाता है, तो वहाँ पर तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि किसी शहर के अंदर सपोज किसी बात के ऊपर 200-300 लोग अगर तलवार लेकर के निकल जाते हैं, आप उदयपुर ही मान के यहाँ XYZ किसी कोई भी छोटा शहर लेके चलिए, क्या कर लेगी गवर्नमेंट बताइए। आपके आधे एसपी जो घूम रहे हैं उनकी हालत तो ये है, जो पुलिस वालों की हालत तो ये कि वो अपना हथियार लोड भी नहीं कर सकते, फिजिकली वीक हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर भी काफ़ी बात होती है, तो आपको क्या लगता है 10-15 ईयर्स में सोशल फैब्रिक इंडिया का चेंज होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे इवॉल्व होगा? देखिए, आप बड़े बड़े खतरनाक सवाल आप कर रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैसिव पॉपुलेशन आपका जो ना वो एक्सपेंशन अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ रहा है कई तरीक़ों से। एक तो ग्रोथ रेट अब आपका रहता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई ग्रोथ रेट्स हैं, ठीक है। दूसरा इमिग्रेशन, ठीक है, जैसे ना कन्वर्जन भी चल ही रहा है। तो आप 10-15 साल बाद आप देखेंगे, अगर सपोज मान के चलिए अभी कुछ लोग बताते हैं कि साहब 20 से 25 करोड़ हैं, ठीक है, कहते हैं ना आप ये, लेकिन ये कम बताता है कि जो रियलिस्टिक फिगर्स हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा है, 30 करोड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात ये मान के चले 10-15 साल की हम बात करते हैं, तो जो ग्रोथ रेट्स हैं 30 का 40 होने में, 45 होने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। और फिर जब इस लेवल पर आ जाएंगे तो फिर वो उसके इम्पैक्ट होंगे। उस वक्त फिर जो है ना, फिर आपको कोई टेररिज्म करने की, ऑर्गेनाइजेशन चलाने की ज़रूरत नहीं। आप लोकतांत्रिक तरीके से ही चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। आपके सपोज 100 MP भी चले जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो एक रोल प्ले करेंगे कि जो है कि हम कैसे सरकार के कानून बने, क्या बने, क्या ना, जैसे लंदन में हो रहा है। हाँ, जैसे वो रोल प्ले करेंगे। हर जगह वहाँ लंदन में मेयर वगैरह बन रहे हैं तरीके से, और फिर जो है उन पर बीजेपी भी डिपेंडेंट रहेगी। वो भी अल्टीमेटली है तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने। आप याद करें, एक बार इस देश का एक गृह मंत्री बना था मुफ्ती मोहम्मद सईद, कश्मीरी था, ठीक है। उस वक्त क्या क्या कारनामे हुए थे कश्मीर के अंदर, मिलिटेंसी उसी की रेन में ग्रो की, ठीक है। और उस वक्त जो है कितने टेररिस्ट को छोड़ा गया था। एक छोटे से टाइम है क्या जो किडनैपिंग हुआ था, रुबैया सईद वाला, हाँ, फिर एक्सचेंज में टेररिस्ट को। यस, आप जो है एक छोटे से कश्मीर को तो हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप पूरे देश को कैसे हैंडल करेंगे। केरला में एक्सपेंशन पॉपुलेशन, वहाँ पर जो वहाँ तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर रमज़ान के दिनों के अंदर आप दिन में कोई रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। अच्छा। और वो इंडिया वहाँ रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते आप। वहाँ पर कई जगह ऐसे उन्होंने कम्यून्स बनाए जहाँ पर नकली एक रेगिस्तान बनाया और ऊँट लेकर के आए वहाँ पर। ऊँट पर बैठ करके लैपटॉप पर कहाँ गए। श्रीलंका में भी ऐसे केसेस आए थे। कश्मीर के अंदर भी जो है ऊँट लेकर के आए गए, ऊँट को ज़बह किया गया, ठीक है ना। तो राजस्थान में भी ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं बॉर्डर एरियाज़ के अंदर। नॉर्थ ईस्ट की तो हालत हम जानते ही हैं, देखिए। और यहाँ पर जब आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिर्फ इंडिया नहीं है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है, ठीक है भाई, भयंकर तमाम तरह के टेरर ग्रुप्स वहाँ पर हैं। वहाँ पर अभी तो सरकार भी जो है ऐसी है जिसका जमात इस्लामी के साथ बड़ा पुराना लिंक है। पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं, उसके पीछे अफगानिस्तान है, वहाँ पर तालिबान जी बैठे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जब डेमोग्राफिक एक्सपेंशन होगा ना, तो ये बाउंड्रीज बड़ी धूमिल हो जाएंगी, जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है ना। तो आप सिर्फ इंडिया के अंदर जो है ना मुस्लिम नंबर्स को लेकर के मत चलें, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी काउंट कर लें। तो आप चारों तरफ से कहते हैं ना एक छोटे से सर्कल में सिकुड़ के रह जाएंगे, ठीक है। और वो हो ही रहा है। सबसे पहले अफगानिस्तान आपके हाथ से गया, पाकिस्तान गया, कश्मीर गया, केरला गया, बंगाल गया, तो ऐसे ऐसे करके आप सिकुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, जनरली मैं जब भी राइट विंग लीडर से बात करता हूँ, हिंदू संगठनों से, तो वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। अरे नहीं साहब, आप चिंता मत करिए, भारत की रक्षा तो साधु संत करते हैं और देवता लोग करते हैं, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, अभी तक तो आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात ये कि तो रक्षा कश्मीर में भी करते थे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आप किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। इज देयर अ कॉम्पैक्ट हिंदू आइडेंटिटी और नॉट? नहीं है।
जिस तरह की मैंने जो शुरुआत में डिस्कस किया, कास्ट फॉल्ट लाइंस हैं, ये सब चीज़ें, और वहाँ तो एक पूरा एक संगठित ग्रुप तैयार हो रहा है अभी। और आप देखिए जैसे इस्लामिक सिस्टम में क्या है, अभी ईरान का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर साउथ एशिया के शिया और सुन्नी दोनों कम्युनिटीज़ ने ईरान को सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। जहाँ पर एक होने की बात है वहाँ पर एक यूनिटी भी आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग एक खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक कहते हैं ना इंटरनल सिविल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, मेरा तो ये कहना है। और अगर भारत की स्थिति तो ये कि देखिए आपकी पॉलिटिकल क्लास जो है ना, आप देखेंगे शीघ्र ही शीघ्र, जैसे बीजेपी की भी हम बात करते हैं, आइडियोलॉजी कहीं मैटर नहीं करेगी। जिस तरह के लोग आ रहे हैं अभी हार्डकोर, आधे कांग्रेसी इधर आ गए हैं, ठीक है, आप वाले आधे इधर आ गए, तो फिर आप जो लोग पहले ही कहते थे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, या बीजेपी ये कहती थी कि ये लोग वो लोग हैं, वो कांग्रेसी और वो आप वाले जो हिंदू हितों के खिलाफ काम करते हैं, अब तो वो सारे इधर आ गए। बीजेपी गुंडों की पार्टी है। हाँ, जो ये बोलते थे अब वो तो इधर आ गए। और बीजेपी ये कहती थी ना कि भाई ये लोग वो हैं जिन्होंने अजमल कसाब का सपोर्ट किया, याकूब मेमन का सपोर्ट किया, ये लोग जो हैं आपका जो है 26/11 के अंदर आरएसएस को फंसाना चाहते थे, वही लोग अब इधर आ गए। तो आइडियोलॉजी कहाँ रही? यहाँ सिर्फ वोटों की गणित है। तो आप कुछ समय में आप देखेंगे बीजेपी के अंदर भी स्ट्रेटेजिक चेंजेस होंगे और वो इस्लामिक वोट्स को पूरी तरह मिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि काफ़ी प्रयास किए इन्होंने, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उसके अंदर, लेकिन आगे ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। और अमंग हिंदूज देखो, अब डेमोग्राफिक चेंजेस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमंग मुस्लिम्स तो एक एजेंडा के साथ ये चीज़ें बड़ी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अमंग हिंदूज जो है ना फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। भले ठीक है आप 82% हैं या 80% जो भी, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। मतलब जो ना फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। आपने अपने और दूसरी बात, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, अभी पॉलिटिकल क्राइसिस भी शायद इस देश को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब मोदी जी की लीडरशिप है, मोदी जी के जाने के बाद है ना कोई लीडरशिप बची नहीं है, ना बीजेपी में दिखती है, ऑपोजिशन वैसे ही डेड है। तो यहाँ पर क्या कैओस और एनार्की वाली सिचुएशन बनेगी, इस पर भी विचार करना चाहिए हमें। और दूसरी बात है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर कब तक एक सरकार रहेगी? भाई कभी ना कभी तो सरकारें दूसरी भी आएंगी। हाँ। जब दूसरी सरकारें आएंगी तब तक जो है डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो चुके होंगे। करेक्ट। और उसके बाद ऐसी सरकारें आएंगी जिनकी राजनीतिक कारणों से, वोटों के कारणों से ये मजबूरी बन जाएगी कि वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करें या उनको खुली छूट दें। तब क्या करेंगे? इतना माइनॉरिटी होके भी खालिस्तानी मूवमेंट को कनाडा सपोर्ट कर रहा था वोट बैंक के लिए। यस। आपने अपने बुक में एक फ्रेमवर्क दिया है, इस्लामिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म तीनों इंटरकनेक्टेड है। यस। आप थोड़ा विस्तार में समझाइए कैसे इंटरेक्ट करती है तीनों लेयर्स। देखिए, इस्लामिज़म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। इस्लामिज़म आइडियोलॉजी उसमें यह है कि आपका जो है रिलीजन किस तरीके से इस्लामिक सिस्टम्स एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जन्म दे सकता है जो कि विच इज़ कॉम्प्लायंट विद द इस्लामिक सिस्टम, शरिया गवर्न पॉलिटिकल सिस्टम। अब जब आप उस विचारधारा को आप मजबूत करते हैं तो फिर उसमें किस तरह की बातें आती हैं कि सब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो काफिर हैं, उनसे आप जजिया कर वसूलें, उनको आप कन्वर्ट करें, नहीं तो टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट करें। तो वहाँ पर बात आ गई सेपरेशन की कि भाई साहब हम उनसे सेपरेट है, ठीक है। अब उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वायलेंस काम में लेना पड़ेगा। तो तीसरा आ गया टेररिज्म का फैक्टर। ये इंटरकनेक्शन है इनके बीच में और ये एक साथ चलती हैं सारी चीज़ें। कश्मीर के अंदर ये चीज़ें प्योरली इंटरकनेक्टेड है। वहाँ कश्मीर में नहीं, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको डिफाइन किया था। वहाँ का जो पूरा जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसकी बुनियाद है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिज्म। और वहाँ पे जो टेरर फंडिंग होता है, स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, इंटरनल कोऑर्डिनेटर्स, हैंडलर्स, अगर वो अगर वो फंडिंग फ्लो एकदम समझ गया कोई, तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि शुरू से लेकर के एंड तक कैसे होता है। देखिए, फंडिंग, टेरर फंडिंग इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आप कुछ भी करें, जिस चीज़ का मतलब कहता है ना फ़ायदा कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन, इस्लामिज्म या टेररिज्म को जाता है तो वो टेरर फंडिंग बन जाती है। मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि सबसे हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी एजेंसीज़ वगैरह के अंदर भी सोच इतनी नैरो थी, ज्ञान नहीं था इन चीज़ों का, कि वो सिर्फ टेररिज्म तक देखते थे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अच्छा बॉम्ब के लिए कहाँ से फंडिंग क्या है, वो तो एक माइनर सी चीज़ है यार, कुछ नहीं है उसके अंदर क्या है।
अगर आप देखेंगे तो मुंबई के जो ब्लास्ट, मेरी किताब टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर मेरी बुक है, उसके अंदर मैंने जिक्र किया है इसको। अभी उसका साउथ एशिया एडिशन भी मार्केट के अंदर है, विच इज़ वेरी रीजनेबल। वो उस किताब को रटलिज, टेलर एंड फ्रांसिस ने पब्लिश किया है। उसके अंदर मैंने जिक्र किया है कि 26/11 के अटैक में कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ था, फ्यू लैक्स, ठीक है। ऐसे ही 9/11 के अटैक्स में भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ था, वो तो कुछ लाख रुपीज़ थे, कुछ करोड़ से, उस तरह का पैसा था, ठीक है। वो फिगर्स हमने दे रखे हैं उसमें। मेन बात कहाँ आती है, आप थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाएं टेररिज्म का। क्या जो उससे पहले व्हाट हैपन्स बिफोर द बॉम्ब गोज ऑफ, जिसको हम रेडिकलाइजेशन कहते हैं, वो भी टेररिज्म का ही पार्ट है, क्योंकि उसके बिना टेररिज्म हो नहीं सकता। आप एक ऐसी सोसाइटी तैयार करते हैं जहाँ पर इस तरह के लाखों लोग हों जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मदरसों में तमाम तरह के जो सरमन्स दिए जा रहे हैं, रेडिकल सरमन्स हो गया, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आप खोल रहे हैं जिसमें भी रेडिकल सरमन्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह के लोगों का एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्टेट, एंटी हिंदू, उसमें सारा जो पैसा जा रहा है, दैट शुड बी कंसिडर्ड द मनी इनटू टेरर फंडिंग। तो और इसलिए अब यहाँ पर ये है कि आप छोटी से छोटी चीज़ कुछ कर लें। अगर सपोज कोई आदमी जो है चाय की दुकान चला रहा है, ठीक है, बीड़ी सिगरेट की दुकान चला रहा है, वो चाय बेच के भी उसके पास अगर वो दिन का 1000 रुपया कमा रहा है, उसमें से अगर वो 100 रुपये की जाकर के किसी मस्जिद में ज़कात करता है, जाकर के पैसा दे के आता है, और उसे पता भी नहीं है, और वो 100 रुपया जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स कलेक्ट करते हैं, जाकर के चेचनिया में जाकर एंड अप होता है, या पाकिस्तान में जाके एंड अप होता है, उससे कोई बम बनाया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, तो वो भी टेरर फंडिंग होगी। तो टेरर फंडिंग जो है उसको एक बहुत ही व्यापक चीज़ है, और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। अब देखिए, आप जैसे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, सपोज आपको इससे यूट्यूब से कोई अर्निंग हो, ठीक है, उस अर्निंग को अगर आप जो है किसी ऐसी चीज़ में लगा देते हैं रेडिकलाइजेशन में जाकर, तो वो भी टेरर फंडिंग होगी। तो मैं भी उस केस में टेरर फंडिंग का पार्ट बन गया, ठीक है, इनडायरेक्टली। हाँ, क्रिकेट पे बात होती है बहुत ज़्यादा। तो ये इसलिए ये सब बड़े फैंसी ग्लैमरस वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करना हमारे जो खास तौर से जो यंग जनरेशन आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह, जो सिंघम स्टाइल का जो कहते हैं ना रील्स बना के घूमने फिर दिखाने का शौक है, यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी उनको पसंद आती हैं, ठीक है, या एक्सपर्ट्स को पसंद आती हैं, जो नए फैंसी टाइप के जो कहते हैं ना पॉप एक्सपर्ट्स बनते हैं टेररिज्म वगैरह पर, वो सब इन चीज़ों में बड़ा बिलीव करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें, समस्या इनसे कहीं ज़्यादा गहरी है। समस्या एक विचारधारा की समस्या है, और एक ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। ये आदमी को शायद हमें कहीं ना कहीं उस स्तर पर जाकर के विचार करना पड़ेगा। तो इंडिया में कुछ गवर्नमेंट की ओर से कुछ भी एंटी रेडिकलाइजेशन पॉलिसीज चल रही हैं अभी? हैं, लेकिन बड़ी एडहोक हैं। देखिए, गवर्नमेंट को पहले तो ये गवर्नमेंट क्लियर करे कि वो क्या चाहती है। मतलब वो जो है सर से उनके दिमाग में 2-3 तरह के कहते हैं ना ये प्रश्न घूमते हैं। एक तो ये कि जो रेडिकलाइजेशन जो कि हो रहा है, एक फैक्ट है, ठीक है, उसको बहुत हाईलाइट करो, प्रोपेगेंडा उसका खूब करो। अब उसको हाईलाइट करने से, प्रोपेगेंडा करने से सरकार को तो ठीक है ये फ़ायदा हो जाता है कि हिंदू लामबंद हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्शन से फ़ायदा हो जाता है, लेकिन वो रेडिकलाइजेशन और बढ़ता है। अब बात ये कि आपने हाईलाइट तो कर दिया, रेडिकलाइजेशन और बढ़ रहा है, आप काउंटर एक्शन क्या ले रहे हैं? काउंटर एक्शन लेने की ना तो हिम्मत है इन लोगों के अंदर, डरते हैं, ना काबिलियत है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। आप आपके मंत्री देखें, आपके पुलिस अफसर देखें, इन चाटुकारों की फौज से आप मुक्ति पाएंगे तब तो एक्शन लेंगे ना। उसके लिए बड़ा एक बोल्ड इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जुडिशरी भी एक जुडिशरी का आप देख लेंगे ना, तो हो ये रहा है कि उसके बीच में ट्रेड ऑफ है। अगर देखिए, एक्शन तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, उसके वो ये ले ही नहीं सकते, इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। पर्सनल निजी कमजोरियां बहुत हैं, कई लोग ब्लैकमेल हो रखे होंगे पैसे के मामले के अंदर, लड़कियों के मामले के अंदर, तो वो तो आप भूल जाइए। उनका मेन पर्पज़ ये होगा कि भाई सरकार कैसे इलेक्शन जीत करके आना है। अब उसके लिए एक ट्रेड ऑफ है। अगर आप इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं जो कि होना चाहिए था, आप इसका प्रोपेगेंडा ना करें और साइलेंटली एक्शन लें, तो वो एक्शन कामयाब हो सकता है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है इनको। उनको लगता है कि भाई जनता को पता नहीं चलेगा तो हमारी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी, वोट कैसे मिलेगा। और अगर आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं तो आप एक्शन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आप हल्का सा भी कुछ करेंगे, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मिस्टेक हुआ तो दुनिया आपके ऊपर सर पे चढ़ेगी कि आपने ह्यूमन राइट्स वायलेट किया, वहाँ जेनोसाइड हो गया, ये हो गया। तो जिसको एक्शन लेना है वो चिल्लाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ सब बड़ी बात ये है कि एक्शन लेने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है चिल्लाना, क्योंकि आप नहीं चिल्लाएंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। करेक्ट।
तो इसलिए ये बहुत बड़े कहता है ना, एक ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डिलेमा है, ये बहुत बड़े दुविधाएं हैं सरकार के सामने। इसलिए सरकार अभी एक प्रहार करके एक पॉलिसी लेकर के आए हैं इंटरनल सिक्योरिटी, बट ये बड़ी टेम्परेरी है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग देखिए बात ये है कि हम लोग सोचते हैं कि सरकार क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं। कई बार आप गलती करते हैं, ठीक है, तो एक एक लिमिट होती है जब तक आपकी अपराध क्षम्य होता है। जब आप उस समय सीमा को लांघ देते हैं ना, तो फिर वो क्षमा के बियॉन्ड चले जाते हैं आप, ठीक है। महाभारत में एक किस्सा है, जब वो शिशुपाल का जो था मैटर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अब 100 अपराध तक मैं क्षमा करूंगा, उसके बाद उसकी गर्दन कटी, ठीक है। तो आपकी गलतियां, आपकी लापरवाहियों से ये समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब सरकार इसका चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती। जो हमारे सिस्टम से आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सच्चाई ये है कि ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। और आप देखेंगे कि जो सो कॉल्ड आपकी जो हिंदू राइट विंग पार्टीज़ हैं, क्या पोलराइजेशन बढ़ेगा, हिंदू राइट विंग पार्टीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएंगी, धीरे धीरे डोसाइल होती जाएंगी, धीरे धीरे। हाँ, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, क्या है ना, अगर कोई चमत्कार ही हो जाए, क्या है ना, क्या ही ऐसा चमत्कार, वो तो मुझे पता नहीं क्या तो कोई चमत्कार ही हो जाए, ग्लोबली चीज़ें बहुत हो रही हैं, तो उस पर मैं क्या बात करूँ, है। लेकिन तो बात अलग है। बाकी अगर नॉर्मल कोर्स में, रूटीन कोर्स में चीज़ें चलती है, तो आगे जो ट्रेजेक्ट्री दिखती है वो यही दिखती है कि डेमोग्राफिक एक्सपेंशन होगा काफ़ी ज़्यादा। हिंदुज़म के अंदर बहुत ही फॉल्ट लाइंस बढ़ती जाएंगी, कास्ट फॉल्ट लाइंस वगैरह, तो आप लोग बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो बट ही रहे हैं। वो जो कह रहे हैं दैट्स अ प्रोफेसी एक्चुअली, कि बट रहे इसलिए बढ़ते बढ़ते कटेंगे, ठीक है ना। तो ये होने वाला है ये चीज़, ठीक है। तो जिसने भी कहा है बड़ा सही कहा है, ठीक है। तो और दूसरा जो है आपके एक कहता है ना, कंट्री के गवर्नेंस सिस्टम्स भी जो है, जैसे वो आपका एलीट, आपका यूथ, जो सब मैंने बात की अभी, जैसे वो हाईली अपॉर्चुनिस्टिक, मॉरललेस होता जा रहा है। तो इसलिए आपका भविष्य बड़ा कहता है ना सर से, पर्टिकुलरली द हिंदू कम्युनिटी इन इंडिया, है ना, तो वो बड़ा एक दुविधाजनक दिख रहा है। नहीं, मुझे ये समझ में और नहीं मैं आता ये जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं वंस अगेन आई वांट टू रिपीट इट, क्या कहते हैं, मैं इसको प्योरली एज अ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर बात कर रहा हूँ। अगर मुझे ये बात यूरोप के बारे में करनी होती तो मैं यूरोप के बारे में भी मैं यही बात कहता। यूरोप के अंदर भी जो इमिग्रेंट्स आए हैं, वो पूरा उनका जो एक लिबरल कल्चर जो था, कह सकते हैं लाजे फेयर लिबरल कल्चर जो उन्होंने डेवलप किया, जैसे फ्रांस में वो लेसेट वगैरह, उनका जो है ना कि एक फ्री सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह, उन सब चीज़ों को वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आए हैं जो कि इस्लामिक रेडिकल सिस्टम से आते हैं, वो एक बहुत मेजर थ्रेट प्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर भी ये सिविलाइजेशनल वॉर यूरोप में भी चल रही है, एक आइडेंटिटी को लेकर के एक बहुत मेजर क्लैश वहाँ पर होगा, और वो भी सिविलाइजेशन अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। पॉलिटिशियंस की वहाँ पर भी मजबूरी हो गई है, वो बहुत ही एक कहते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट, आपको सबको सॉफ्ट राजी रखने वाली बातें वो लोग करते हैं, बिकॉज उनको सत्ता में आना है, क्या। तो वहाँ पर भी वो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अमेरिका में थोड़ा कम है, क्योंकि अमेरिका की जनता अलग टाइप की है, वहाँ पर हर आदमी अपने घर में मशीन गन रखता है, ठीक है, और वो लोग थोड़े अलग टाइप के हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आई है। यूरोप की सिचुएशन आप नंबर ऑफ मेयर्स देखें, इंग्लैंड में देखें, हर जगह देखें आप, क्या ये जो ममदानी जो कि न्यूयॉर्क का मेयर है अभी, क्या कहते हैं ना, वो ये आदमी 2023 के अंदर जब मोदी गया था तो इसने विरोध किया था कि मोदी की विजिट का नहीं होना चाहिए, और हमारी एम्बेसी उसको 2025 में एम्बेसी कंपाउंड में बुला करके उसका स्वागत कर रही है। तो ये तो आपके अफसर हैं ऐसे तो। वेरी ट्रू। तो इसलिए ये है ना, मतलब मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा एक इट्स अ थ्रेट, मतलब है ना। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी को बोलते हैं कि हिंदू पार्टी है, सैफ्रनाइजेशन वगैरह वगैरह, लेकिन आप देखो तो कितने माइनॉरिटी बेनिफिट्स है। आई थिंक 20 से ज़्यादा बेनिफिट्स है मुस्लिम्स के लिए स्पेशली, चाहे वो हज सब्सिडी हो गया, ये हो गया, मकान हो गया वगैरह। एंड देन यू हैव दिस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिनका क्या रोल है? देखिए बात ये, बीजेपी की समस्या ये है कि बीजेपी के पास, उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स नहीं है जो इस डायरेक्शन में सोच सके। ये कांग्रेस का एक सिस्टम था, उनके पास इंटेलेक्चुअल्स थे, आज भी हैं उस सिस्टम, वो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन उनकी सोच अलग टाइप की सोच है। वो सोच जो है ना, वो अपनी सोच के अंदर वो एक्सपर्ट हैं। रोमिला थापर नो डाउट एज ए हिस्टोरियन उसका एक क्रेडिबिलिटी है, मतलब जो है ना एक डेप्थ है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ, जिस तरह से वो लिखती हैं, जो एक्सप्रेशन है, रिसर्च का जो रिगर है वो बड़ा है ज़बरदस्त। लेकिन वो एक अलग डायरेक्शन में बात, वो गलत बात भी कर रही है कई सारी, ठीक है, वो चीज़ उसमें कुछ वो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन वो उस एक अलग डायरेक्शन में बात करें अब। लेकिन फिलोसफी स्ट्रांग है,
मतलब फिलॉसफी नहीं, मैं देखिए मेथड स्ट्रांग है, मैं ये कहूँगा ना, रिसर्च की क्वालिटी जो है ना वो स्ट्रांग है। जो समाजशास्त्री हैं, जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से करके आते हैं, या रोमिला थापर फॉर दैट मैटर वगैरह, जो हिस्टोरियन है, वो अपने काम में, सब्जेक्ट में, राइटिंग में, रिसर्च में, उसमें माहिर हैं। अब उनको विरोध करने वाले तो यहाँ पर बहुत मिल गए, ठीक है, लेकिन मुझे आप बताइए, आज 10 साल हो गए बीजेपी पर, क्या कोई एक ऐसा स्ट्रांग इनकी मतलब हिस्टोरियन है जो कि रोमिला थापर वगैरह को काउंटर कर सके? जो आपने प्रोड्यूस किए हैं वो तो ऐसे लोग हैं, अब ये दे आर पॉप हिस्टोरियंस, ठीक है, कहते हैं ना। एक और हैं जिन्होंने उस पर मिस्टर संपत करके जिन्होंने किताब लिखी है उस पर, हाँ, किताब लिखी है आयतन सावरकर के ऊपर। अब ये लोग, मैं इनको हिस्टोरियन नहीं कहता भाई, एक आदमी इन्वेस्टमेंट बैंकर था, उसके बाद आकर के कोई किताब लिख दी बिना रिसर्च के, बिना रिगर के, कहते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, आर्कियोलॉजी नाम की चीज़ होती है, और आप आर्यन थ्योरी को जो है डिबंक कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करें, हम तो चाहते हैं कि अगर सही सत्य सामने आए, लेकिन आप अपने अंदर वो एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ और वो तो लेकर के आए। आप जो है उसके बाद आप सरकार में एडवाइज़र बन जाते हैं, फिर आप जो है कभी आप कॉरपोरेट का काम कर रहे हैं, उधर फोकस्ड काम है। इरफान हबीब जो है, जो आपकी पूरी मुगल इंडिया की हिस्ट्री पर लिखता था, वो साइकिल पर अपने दफ्तर जाते थे, बहुत ही सिंपल और पर्सनली बहुत ही, वो कहते हैं ना, एकदम कमिटेड और मॉरलिस्टिक आदमी था। उसको ये नहीं था कि मुझे सिफारिश करके जो है आरएसएस की सिफारिश से कहीं ठेका मिल जाए, कहीं कोई एमएलए की सीट मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लग जाए, वो नहीं था उनका। वहाँ पर कमिटमेंट अपने काम में पूरा था। लेकिन जो वो कर रहे थे वो एटलीस्ट इस देश के लिए तो क्या, मैं तो कहूँगा हिंदू इंटरेस्ट के लिए, वो भाई वो लोग जो हिस्ट्री का जो मॉडल प्रेजेंट कर रहे थे कि जिसमें सब एक तरह से इस्लामिक के जो रूल के अंदर जो एट्रोसिटीज़ हुई थी उनको वाइट वॉश किया गया था, कई जगह औरंगज़ेब को भी ग्लोरीफाई किया गया, तो उसका नुकसान भारत से ज़्यादा अगर कोई, उसको भी हमें थोड़ा ब्रेक डाउन करता है। देखिए आज भारत के अंदर, ठीक है, अगर आप उस तरह की भारत की कल्पना करते हैं जहाँ पर एक इस्लामिक डोमिनेंस है, तो फिर कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसका मेजर नुकसान था कि आप जो है ना एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ की, उसके एग्जिस्टेंस को आप बिल्कुल एक वैनिश करते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसको आप ख़त्म करते जा रहे हैं। एक उसका पहले तो आप कल्चरल जेनोसाइड कर रहे हैं, फिर धीरे जब पावर आएगा तब जो है मैसिव कन्वर्जन्स होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो बीजेपी की समस्या मतलब यही है कि एक तो इनके थोड़ा सा अपने अंदर ये चरित्र लेकर के आए, मतलब है ना, किसी कॉज के लिए कमिटमेंट और डेडिकेशन लेकर के आए गए। सत्ता में आने के बाद सिर्फ सत्ता भोगना, सत्ता के आनंद लेना, अगर यही करना है तो फिर ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि उनके पास एक इंटेलेक्चुअल्स की टीम होनी चाहिए। क्या सिर्फ वही जो सरकारी बाबू जो हैं, जो ये मतलब जो सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करके आके मौका परस्त टाइप के जो बाबू, जिनको है ना कि 30-30 साल तो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स में काम किया, उसके बाद इधर काम कर दिया, जैसे अपनी लॉबी बचाने के सिवा, अपने एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर को संभालते हुए प्योरली अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सर्व करने के सिवा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे लोगों को उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, कुछ सीरियस काम करना चाहिए। अब देखिए राजस्थान में केसेस थे, आई थिंक देयर वाज वन कलेक्टर टीना डाबी, वो है, उसके कितने मैटर्स आए थे बीच में कि फ्रॉड जो है, स्कैम हो रखे थे यहाँ पर, जो डेवलपमेंट के काम हुए थे उसको जो है दिखा दिया क्या साहब, ये हमने काम दिखा दी। क्या एक्शन हुआ है मुझे बताइए? आपके अफसर सिर्फ रील्स बना बना के डाल रहे हैं क्या? तो गवर्नेंस कहाँ है, आप मुझे बताइए, सिंसियरिटी कहाँ है? आप सिर्फ जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि कोई पार्टी टूट गई, कोई इधर आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बन रखी है आपके नेताओं के ऊपर। आप करप्शन केसेस देखिए, मर्डर चार्जेस देखिए। अनफॉर्चुनेट है कि अपोजिशन में कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए बात ये कि है ना, अगर आपने कहा कि समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये तो गंभीर समस्या है, ये बड़ी प्रॉब्लम, और ये ख़त्म भी नहीं होंगी, ठीक है। और ठीक है, अगर भारत की डेस्टिनी में अगर यही चीज़ है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, क्या, बिकॉज हम लोग, अगर आप पिछला इतिहास देखें तो 5000 साल का इतिहास है, उसमें तो भारत पर तरह तरह के विदेशी आक्रांताओं ने आकर के रूल किया है भाई। हूण आए, कुषाण आए, आपके पर्शियंस आए, उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ग्रीक्स ने भी काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रूल किया। उसके बाद आपके शक आए, दुनिया भर के लोग आते रहे यहाँ पर, रूल करते गए, ठीक है, जैसे अंदर तक घुसे चले आए। उसके बाद हाँ ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो गए। फिर इस्लामिक इन्वेडर्स आए, दुनिया भर के कन्वर्जन्स वगैरह हुए। इस पूरी हिस्ट्री के अंदर हमें आज़ाद हुए तो कितने मुश्किल से 75 साल हुए। 75 साल कोई बहुत बड़ा टाइम होता नहीं है, और 75 साल के अंदर भी ये आज़ादी भी कोई रियल आज़ादी थी या नहीं थी, इस पर भी क्वेश्चन करना चाहिए। कितने फॉरेन इंटरेस्ट आपको डोमिनेट कर रहे थे। यूनियन कार्बाइड प्लांट का जो चीफ था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो मतलब कहता है मिनिस्टर्स की प्रोटेक्शन के अंदर कंट्री छोड़ के चला जाता है क्योंकि फॉरेन प्रेशर इतने थे। तो क्या आप आज़ाद हैं क्या, बताइए?
वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अमेरिकन्स का या वेस्टर्न डीप स्टेट का इस देश के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इतना डोमिनेशन है, आपके आधे अफसरों के बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं बाहर, आधे अफसरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बाहर जाना है क्या, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं जा करके, जिनको नौकरियां बाहर मिल रही हैं, अलग अलग ड्यूबियस सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं उनके लिए, वो क्या आपके देश के इंटरेस्ट पूरे करेंगे। तो अभी आपकी पिछले 75 साल के अंदर भी आपकी कोई आज़ादी, कोई बहुत मजबूत आज़ादी नहीं रही है क्या, नो। तो आगे भी अगर आप गुलाम हो जाते हैं तो कोई उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। गुलामी के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं डेफिनेटली, और ये है कि देखिए हम लोग भी क्यों उम्मीद करें कि भाई जो है इंडिया इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकाल ही लेगा। एक क्लास होती है, क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, तो उसमें से फर्स्ट तो एक ही आता है ना, फिर कोई व्यक्ति सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ फिफ्थ आता है। कुछ लोग उसमें फेल भी होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नीचे भी आते हैं। तो हमारा भी अपना कहीं ना कहीं स्थान होगा। जाहिर है वो टॉप 20 में, टॉप 30 में तो नहीं है, उसके नीचे ही कहीं है। शायद हम लोग, अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग फेल नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं ना, फेल होने में शायद समय बाकी हो, लेकिन चीज़ें तो कोलैप्स कर ही रही हैं धीरे धीरे। Seems like you have made your peace with it कि नहीं मतलब मैं तो देखिए, मेरा बड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है इन चीज़ों के अंदर, कहते हैं ना, मैं अपने प्रयास करने के अंदर मैं पूरा यकीन रखता हूँ, और हमारा प्रयास हम करते हैं, क्या कहते हैं ना, हमारे जोश पूरा है। लेकिन फिर मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति का या ईश्वर का जो एक सिस्टम है, ठीक है सर ना, आपसे बहुत बड़ी फोर्सेज है जो इस दुनिया को, इस सृष्टि को चला रही हैं, ठीक है, उनका भी एक कुछ होगा क्या, इस कहते हैं ना कुछ फोर्सेज, वो भी कोई ट्रेजेक्ट्री होगी क्या। और अगर कर्म का सिद्धांत काम करता है, अगर वही एक अखंड सिद्धांत है, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे आप एज ए इंडिविजुअल रिजल्ट मिले, एज ए सोसाइटी रिजल्ट मिले, या एज ए कंट्री रिजल्ट मिले, ठीक है। तो आपका समाज, अगर आपका कंट्री कलेक्टिवली जो है खुद जो है डिसाइड करते हुए बाय चॉइस अगर जो है ना काल की तरफ, मृत्यु की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, तो एक इंडिविजुअल आदमी उसका कुछ कर नहीं सकता। तो उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के चिढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वन हैज़ टू बी, वन हैज़ टू ऑब्जर्व इट। आपको एक साक्षी भाव से उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए। और मैंने एक बात तो कही है कि कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है। तो वेस्ट एशिया को लेके कैसे देखते हो आप, ईरान करंट जो सिचुएशन? वहाँ पर जो अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें हैं। बेसिकली हम लोग एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा तो एक बैकग्राउंड दे दूँ आपको मैं। अभी तक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक वर्ल्ड का जो सिस्टम क्रिएट हुआ था, वो सबसे पहले तो एक बाइपोलर वर्ल्ड आया, ठीक है, 1945 के अंदर। एक तरफ सोवियत रूस था, उनके कई सारे अलाइड जो स्टेट्स है, जिनको सैटेलाइट स्टेट्स कह दीजिए, वो थे, वो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा में बिलीव करते थे। दूसरी तरफ जो है अमेरिका लेड वेस्टर्न ग्रुप था, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज और वो थे। तो दुनिया भर का जो मोटा मोटा जो इकोनॉमिक पावर है, या आपकी मिलिट्री पावर है, कल्चरल सिविलाइजेशन, वो सारी की सारी चीज़ें इनके पास कॉर्नर थी, और ये चीज़ें टर्म्स डिक्टेट करते थे दुनिया के ऊपर। बाकी जो कंट्रीज़ थे, भारत, अफ्रीका वगैरह, ये लोग नए नए आज़ाद हुए थे, तो ये बड़ी इकोनॉमिकली वीक पोजीशन वगैरह में थे। फिर ये डोमिनेशन चलता रहा, तो वो वेस्ट ही डोमिनेट करता था उसमें। फिर 1990 के में जब सोवियत विघटन हो गया, उसके बाद तो यूनिपोलर मोमेंट आया, तो उसके बाद पूरा दबदबा अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज़ का दबा था, अमेरिकन लेड वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, वो दबदबा रहा। अब जो है फिर अमेरिका की एक मेजर जंग हुई, ये जो कहता है ना ग्लोबल वॉर ऑन टेरर क्या था, तो उसमें कई तरह के अप्स एंड डाउन्स आए, इनको परेशानियां झेलनी पड़ी। तो अब जो हम एक जो चीज़ देख रहे हैं वो है कहीं ना कहीं अमेरिका का एक पतन देख रहे हैं ना। अमेरिका एक अपने पतन की तरफ बहुत अब रैपिड गति से उसकी तरफ जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो वेस्ट एशिया में जो हुआ, देखिए इजराइल वहाँ पर है, भारत का बड़ा अच्छा मित्र है इजराइल, और इजराइल कई सालों से जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म से जूझ रहा है, टेररिज्म से, आसपास सारे कंट्रीज़ हैं वो उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो थी वो पूरी एक इस्लामिक रजीम थी वहाँ पर, और उनका दृष्टिकोण भी, रवैया भी रिलीजियस है। उनका कहना कि भाई हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, और हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को मतलब उसको एक्वायर करने के बड़े करीब थे ये लोग। तो इजराइल को लगा कि अगर ये एक्वायर कर लेते तो हम पर चला भी देंगे, शायद चला भी देते, बिकॉज जब आप रिलीजन से गाइडेड होते हैं, रैशनल आर्ग्यूमेंट से गाइडेड नहीं होते, तो आप ऐसी चीज़ें कर भी सकते हैं, ठीक है सर। क्योंकि वहाँ तो कोई तर्क तो है नहीं, वहाँ तो अंधा डायरेक्टली भी ना हो, किसी हमास या हिजबुल्लाह को दे दो, यस, डर्टी बॉम्ब दे दो। तो इसलिए इन्होंने ये सारा ये अटैक हुआ। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि पिछले 40 दिनों के अंदर पूरा वॉर की थोड़ी सी दशा और दिशा अलग तरह की हो गई। तो अमेरिकन ने बड़े कॉस्टली वेपन्स, रडार सिस्टम्स और डिफेंस सिस्टम्स वगैरह यूज़ किए, लेकिन ईरान ने उसका जवाब दिया आपकी जो ड्रोन्स और मिसाइल से, और बड़ी क्रूड टाइप की मिसाइल्स वगैरह। तो उससे पहले तो अमेरिका के जो बड़े हाईफाई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह, इनको डिस्ट्रॉय किया।
इधर चाइना रशिया से इनको बड़ी क्रिटिकल इंटेलिजेंस मिल रही थी, खासतौर से चाइना से ईरान को, जिससे कि वो उनको टारगेट कर पाए। और दूसरा ईरान ने जो उसके जो गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका के जो एलाइज है उन पर टारगेट किया। ये एसिमेट्रिक वॉर है, ठीक है। हुर्मुज को बंद किया। तो अमेरिका ऐसी स्थिति में है कि उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ। हालांकि नुकसान इन्होंने भी किया, ईरान को भी बहुत भयंकर ज़बरदस्त काफ़ी एक डिस्ट्रक्शन अंदर हुआ है, मिलिट्री टैक्टिकल लॉसेस वगैरह, डेसिमेशन हुआ है। लेकिन वो कहता है ना, एक जो इन्होंने सोचा था कि हम 4 दिन में इस वॉर को कवर अप कर देंगे, वो चीज़ नहीं हो पाई। आज भी ईरान के पास कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उनके पास मिसाइलों का जो कहते हैं ना स्टॉक पाइल बड़ा ज़बरदस्त है। और अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि वहाँ एम्यूनेशन काफ़ी कम हो चुका है, और उनके अंदर सरकार के अंदर काफ़ी मतभेद हो रहे हैं, सर से रोज़ जनरल्स को निकाला जा रहा है ऐसे। और उसके अलावा जो इजराइल और इनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो अमेरिकन अब एक उसमें है कि इनके साथ किस तरीके से कोई एग्जिट मिल जाए वहाँ से क्या। तो अब इसमें मैं ये देखता हूँ कि देखिए आपका जो है ना, अगर इसके अंदर अमेरिका रेजिम चेंज नहीं होती है और अगर अभी ये एग्जिट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की साख पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इससे ना, और ये अपनी इज्जत खो बैठेंगे, ठीक है ना। फिर सेकेंडली जो गल्फ कंट्रीज, और ये चीज़ चीन और रूस ये चीज़ चाहेंगे, उनको वो तो चाहेंगे कि भाई ऐसा हो, क्योंकि वो नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वही पावरफुल हो रहे हैं, और वो जब तक अमेरिका डिक्लाइन नहीं होगा तब तक वेस्ट डिक्लाइन नहीं होगा, तो दे विल वांट इट, ठीक है। अब उसके बाद अब उसमें होगा ये समस्या ये आएगी आपको आगे कि अब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी ये देखेंगे कि अब अमेरिका उतना काबिल नहीं है कि हमारी पूरी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर सके, तो वो दूसरे रास्ते ढूंढेंगे। वो चाइना की अप्रोच कर सकते हैं, पाकिस्तान उसमें काफ़ी काम आएगा उनके, आ सकता है। पाकिस्तान तो अभी भी मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास एक फ़ौज है जो पहले भी मिडल ईस्ट में डिप्लॉय हो चुकी है, सऊदी अरब में, जॉर्डन के अंदर। तो ये हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी अपनी ज़्यादा मजबूत नज़दीकियाँ बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान का और चाइना का यूज़ करके ईरान के साथ बैक चैनल डायलॉग भी कर सकते हैं, जिससे कि भाई ठीक है कि आप मत करिए अटैक, क्योंकि अभी काफ़ी नुकसान किया है ईरान ने। इनकी रिफाइनरीज उड़ा दी, आपकी जो कतर की बड़ी फेमस एक बड़ी प्रोमिनेंट रिफाइनरी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो 20% उनका जो है ना गैस का प्रोडक्शन कम हो गया, 5 साल उसको ठीक होने में लगेंगे। तो गल्फ कंट्रीज़ है वो बड़े सख्ते में आ गए। और दूसरा परेशानी ये कि अब अमेरिका के साथ सपोर्ट रहते हुए उनको ये भी डर है कि उनकी जनता अपने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट ना करते, बिकॉज जनता के अंदर बड़ा सपोर्ट है, हमास के लिए हो, चाहे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के लिए हो, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए हो, जनता में ये सपोर्ट है वहाँ की, है ना। और वो अमेरिका को पसंद नहीं करते। तो गल्फ कंट्रीज़ के लिए स्थिति बड़ी भयानक हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि अमेरिकन्स का जो है ना मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ा सा उनका एक मॉरल डिक्लाइन भी होगा, और दूसरा जो कहता है ना एक उन पर विश्वास अब लोग नहीं करेंगे क्या करते, क्योंकि वो खुद ना प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और दूसरा अगर अमेरिकन्स का वहाँ पर डिक्लाइन होता जाता है तो इसराइल की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाएगी, बिकॉज फिर ये जो अरब कंट्रीज हैं वो भी अभी तो अमेरिका के डर से जो है, या फिर जो ना उनको ये था कि भाई अमेरिकन हमें आगे इकोनॉमिक ग्रोथ में मजबूती करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और इसराइल के साथ भी कुछ एक सिस्टम बना सकते हैं अपना, उस चक्कर में वो लोग इब्राहिम अकॉर्ड्स के नज़दीक आ रहे थे। बट अब आगे अगर जनता का प्रेशर बढ़ेगा और अगर इस तरह के जो एनिमी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर एक्टिव होंगे, तो शायद इसराइल को ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़े। टर्की का तो आप जानते ही हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो पूरी एक कट्टरवादी सोच की गवर्नमेंट है, बड़ी भयंकर एंटी इसराइल है। तो आगे फ्यूचर के अंदर वो भी बड़ा डैमेजिंग, मतलब इनके बीच में भी लड़ाई हो सकती है, इसराइल और टर्की के बीच में भी। और इस स्थिति के अंदर जो मुझे एक सबसे बड़ी स्थिति भारत के लिए जो चिंताजनक है वो ये दिखती है कि जो इस्लामिस्ट ताकतें हैं, मतलब कहते हैं जो रेडिकल ताकतें हैं आपकी एक्सट्रीमिज्म की, वो मुझे कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में मजबूत होती दिखाई देती हैं। चाहे टर्की, हाँ, टर्की हो, पाकिस्तान हो, कतर हो। जो टर्की पाकिस्तान सऊदी का जो पैक्ट था, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, अब उसको बढ़ाने की बात चल रही है कि उसमें इजिप्ट और टर्की को भी शामिल किया जाए। तो अब देखिए, और ये छोटा नेटो, हाँ, अब छोटा नेटो, इस्लामिक नेटो, अब ये इससे कहीं ना कहीं। और दूसरा, अगर देखिए आपका ईरान सपोज अमेरिका के अगेंस्ट सिंबॉलिक विक्ट्री भी अगर लेता है, तो उससे कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, चाहे और ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड का हौसला बढ़ेगा, जमात इस्लामी का बढ़ेगा। जब तालिबान जीता था या सीरिया में अल शरा की सरकार बनी थी जो कि फॉर्मर टेररिस्ट है, भारत और साउथ एशिया के कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। जब 1979 में ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति हुई थी, तो दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने उससे इंस्पिरेशन लिया कि ये मॉडल कई जगह अप्लाई कर सकते हैं हम। तो वहाँ पर भी जब इस तरह की ताकतें, उनका प्रभाव बढ़ेगा, तो ग्लोबली जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्टेट एक्टर्स हैं, उनके वो एम्बोल्डन होंगे। और भारत के लिए समस्या बड़ी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज देखिए पाकिस्तान के तो ये सभी दोस्त हैं, चाहे वो टर्की हो, कतर हो, अज़रबैजान हो, तो वो वहाँ पर फंड भी करते हैं
और दूसरा जो है बांग्लादेश में हम आपने वहाँ पर किस तरह की एक सरकार है और कैसी सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो हम जानते ही हैं। जमात बांग्लादेश की तुर्की के साथ लिंक्स हैं, तुर्की और कतर की फंडिंग वहाँ भी आ रही है। तो भारत के लिए इस तरफ से भी दिक्कत, उधर से भी दिक्कत, मिडल ईस्ट से भी दिक्कत, ऑयल सप्लाईज में दिक्कत आएगी। फिर चाइना नॉर्थ में, वो हमारा एनिमी है, तो चाइना जो है पाकिस्तान और इन सबको यूज़ करके हम पर प्रेशर डालेगा। तो इसका एक सीधा साधा इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है कि भारत के लिए स्थिति विकट बनेगी। फिर दूसरी बात, लास्ट बात ये कि इजराइल हमारा एक इकलौता दोस्त है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी मदद की थी। अगर इजराइल वीक होता है या उसे कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ती है तो शायद वो भारत की उस तरह से मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको लगता है जो गल्फ कंट्रीज है वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करती? बात देखिए ट्रस्ट का नहीं, यहाँ पर आपके पास चॉइसेस क्या हैं, क्वेश्चन ये है। यानी बात ये कि अगर पाकिस्तान के चाइना से टर्म्स अच्छे हैं, पाकिस्तान अगर ईरान के साथ भी मीडिएट करवा रहा है, तो गल्फ कंट्रीज ये सोचेंगी कि भाई पाकिस्तान क्या ये एक अरेंजमेंट करवा सकता है कि ईरान हम पर Benefits अटैक क्या ना मिलेंगे करें, पाकिस्तान से? बैक चैनल डायलॉग्स के थ्रू, या फिर पाकिस्तान अपनी मिलिट्री फोर्सेज हमको, उनके पास फौज तो है ही ना, वो हमको प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड कर सकता है ग्राउंड में लड़ाई हो जाए क्या तरह से। तो ये चीज़ें आप मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस हार्ड लॉजिक वगैरह जो कहते हैं ना आपके इंटरेस्ट पर चलते हैं क्या, इमोशंस बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। जो इमोशंस पर चलते हैं वो फेल भी होते हैं फिर। तो आप फाइनली आपको क्या लगता है इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है अपार्ट फ्रॉम? इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट देखिए जो इंटरनल थ्रेट है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन है। मैं उसी का विस्तार एक्सटेंशन पाकिस्तान को मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं चाइना के भी, मतलब लेकिन चाइना और हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं, चाइना आपसे बहुत आगे है, ठीक है। चाइना वर्ल्ड पावर की रेस में लगा हुआ है। हाँ, चाइना आपको प्रेशर करके आपको जो है ना बिल्कुल दबाव बनाए रखेगा आपके ऊपर पाकिस्तान के थ्रू, इन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत को इस विषय पर सीरियसली विचार करना चाहिए। भारत को अपने अंदर सबसे पहले तो देखिए एक 20 ईयर रोड मैप पर काम करना चाहिए कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को कैसे टैकल करना है, और वो रोड मैप बड़ा मल्टी फेसेटेड स्ट्रैटेजी होगी, उस पर एक डिटेल में कभी फिर से बात करेंगे। दूसरा ये कि आप यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम करना शुरू करें। जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है आपकी सोसाइटी का, उसको आप अच्छे एजुकेशन से, एक डिसिप्लिन के साथ में ना, उसके साथ ही आप कर सकते हैं। और स्टेट को लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। आज की तारीख में लोगों को स्टेट पर यकीन ही नहीं है। मैं कहीं था तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसमें नदी के अंदर कुछ कचरा डाल रहा था, कागज़ वागज़ फेंक रहा था, पॉलिथीन फेंक रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों फेंक रहे हो, क्या देश तुम्हारा नहीं है? उसने कहा कि साहब हम तो कॉमन नागरिक हैं, क्या न तो कोई छोटा मोटा अपना धंधा करते हैं। इधर से आपके बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, SDM कलेक्टर वगैरह, वो करोड़ों रुपए की रिश्वत खा रहे हैं जा करके। मुझे क्या बोल रहे हैं आप? करोड़ों रुपए की रिश्वत खा रहे हैं, हमको तो एक जानवर गुरिल्ला की तरह ट्रीट करते हैं क्या इधर से। तो हमें क्या इतना भी राइट नहीं है कि हम जो है यहाँ पर ये नदी में ये डाल दें? इससे वो जो कर रहे हैं उससे जो नुकसान होने वाला है उसके बजाय इससे उसका क्या कंपैरिजन है, आप बताइए। तो स्टेट और जनता के बीच में कहते हैं ना, लोगों को लगता है कि स्टेट लुटेरों से भरा हुआ है, स्टेट आपके काम नहीं करेगा, स्टेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, आप कितना भी टैक्स दीजिए। और लोग आपने देखिए जो जा सकता है वो माइग्रेट करके जा रहा है भारत से, है ना। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि आप विकसित भारत बनने वाले हो। अगर आपको सड़क पर जाकर के वही गाय भैंसें घूमती हुई, गंदी नालियाँ, पोल्यूशन, है ना, बदतमीजी करने वाले सरकारी अफसर, आप एक डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप यहाँ पर म्यूनसिपल आपका जो डिपार्टमेंट है, UIT वगैरह, वहाँ चले जाइए, वहाँ पर एक एक क्लार्क से लेकर के आपको रिश्वत मांग मांग के तंग कर देंगे। क्या ये ब्यूरोक्रेटिक करप्शन जो है वो पूरे देश को खोखला बना रहा है, काइंड ऑफ 100% बड़ा डिस्ट्रॉय कर रहा है। और मैं देखिए बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज ये मुद्दे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। जो है ना, जिसको आधी बात करनी है, जो देखिए जो इस विषय में पूरा जानता नहीं, वो आपसे एक बात कहे कि ठीक है हमने सब आर्मी का ये सिस्टम बना लिया, वो कर लिया। लेकिन अब जो युद्ध है उसके अंदर पूरे होल ऑफ द पीपल अप्रोच होती है। आपने ईरान के अंदर देखा, पूरा देश उसके सपोर्ट में आ गया, है ना। तो और युद्ध परमानेंट चलने वाले युद्ध है, सिर्फ जंगी मोर्चों पर तो लड़ाइयाँ बहुत कम होंगी, जो सिविलाइजेशनल वॉर्स हैं वो चलेंगे अपना। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, लोगों का विश्वास जीतें, लोगों के अंदर ये एजुकेशन पर आप इतना काम करने की ज़रूरत है कि लोग इस तरह की जो कहते हैं फ्रेगमेंटेशन से, अंधविश्वास से बाहर निकल के कुछ कॉन्क्रीट डायरेक्शन में जाएं जो देश के लिए कुछ काम आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिनव फॉर योर ऑनेस्टी एंड डेप्थ। बहुत ही लेयर्स में कन्वर्सेशन था, काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव था। तो आगे भी और पॉडकास्ट करेंगे तो होपफुली। थैंक यू सो मच।